हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज चलाई जा रही है जो कि मध्यकालीन भारत की है। इसमें अभी तक इसके एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत की जो सीरीज है उसको इकट्ठा एक ही साथ में इसको कवर किया गया था, लेकिन जो मध्यकालीन भारत है इसको पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के अंतर्गत कवर किया है। पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत ऑलरेडी कवर की जा चुकी है। आज जो हमारा है पार्ट सेकंड है जो क्लास 11th की एनसीईआरटी सतीश चंद्रा पर आधारित है। तो इसको पढ़ने के पहले आपको बता दें कि अगर आपने जैसे इसमें एक कॉन्सेप्ट आपका एनसीईआरटी पढ़ने से क्लियर हो जाता है तो आप लूसेंट को पढ़ लेते हैं तो आपका फैक्चुअल भी ऑलरेडी इससे कवर हो जाएगा। तो इसमें आपका एक सेक्शन वाइज लूसेंट की भी सीरीज चलाई जा रही है जिसमें आपका जैसे इस तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री का वो चैप्टर कवर किए गए, वो मतलब कि आपकी जो रामशरण शर्मा जो किताब थी उसको कवर किया गया। तो उसके साथ ही जो लूसेंट की एंशिएंट हिस्ट्री है उसको भी कवर करके दिया गया कि आप इससे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। क्लियर करने के बाद आपको जो भी फैक्चुअल चीज़ों को याद करने की वो है तो आप एक बार लूसेंट का अगर वो, क्योंकि उसमें लाइन बाय लाइन आपको रीड की गई है तो उसमें से आप उसको अगर सुन लेते हैं एक बार इसको देखें, एक बार उसको देखें, तो उससे आपका इसमें कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा और उसमें जो आपका फैक्चुअल चीज़ें होती हैं वो क्लियर होगी। उसी टारगेट के हिसाब से ही वो सीरीज जो आपकी लूसेंट की भी साथ में शुरू की गई है उसका भी यही टारगेट है। इसी तरीके से मध्यकालीन भारत का अभी चल रहा है तो अभी आपको पार्ट फर्स्ट दे दिया गया है, अभी पार्ट सेकंड आज का रहेगा। इसके बाद आपको इसमें एक लूसेंट का जो मध्यकालीन भारत का सेक्शन रहेगा उसको दे दिया जाएगा ताकि आप इससे कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लें। कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर हो जाता है तो आप उसमें फैक्चुअल अपना लूसेंट से कवर कर लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अगर हिस्ट्री में क्वेश्चन आते हैं तो वो कवर हो जाएंगे और अगर फैक्चुअल आते हैं तो वो कवर हो जाएंगे। तो ज़्यादा नहीं है आपका, अगर एक तरीके से देखा जाए तो एक जो हिस्ट्री है जैसे कि प्राचीन भारत का इतिहास है तो वो 5 घंटे में कवर होती है। 1 से डेढ़ घंटे के आसपास लूसेंट कवर करता है तो आपका मैक्सिमम 6.5-7 घंटे में आपका एंशिएंट हिस्ट्री कवर हो जाएगा। इसी तरीके से मेडाइवल हिस्ट्री जो है वो भी आपका 7-8 घंटे के आसपास में कवर हो जाएगा। और इसी तरीके से आपका मॉडर्न इंडिया का भी टारगेट रखा जाएगा जिसमें आपका फैक्चुअल भी होगा, कॉन्सेप्चुअल भी होगा। तो इस बेसिस पे ये सीरीज ही चलाई गई है ताकि आप फैक्चुअल के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल भी याद करें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके कॉन्सेप्ट के बेसिस पे भी क्वेश्चन आते हैं और फैक्चुअल भी आते हैं। तो आप अगर दोनों तरीके से पढ़े रहते हैं तो आपको उसमें क्वेश्चन में जो भी आएंगे तो आप उसको आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले इस किताब की एक रूपरेखा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपने जो पार्ट फर्स्ट पढ़ा हुआ है उसके अंतर्गत आपका पूर्व मध्यकाल और आपका ये सल्तनत काल को कवर किया गया। आज जो पढ़ेंगे वह मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत जो आपके चैप्टर रहेंगे वह अध्याय 12 से 20 तक रहेंगे। तो इसमें एक जो किताब है, किताब की एक रूपरेखा को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। जैसे कि आपके अध्याय 1 से 5 तक के जो अध्याय हैं उनमें पूर्व मध्यकाल है और आपका 6 से जो 11 तक का अध्याय है उसमें वह सल्तनत काल को बताया गया है। तो इस तरीके से आपके 2 कालों के पीरियड जो है वो एक तरीके से कवर हो जाते हैं। अब आज जो पढ़ेंगे इसमें मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे। मुगल काल में किस तरीके से किसका साम्राज्य रहा, कौन सा साम्राज्य में सुदृढ़ीकरण हुआ, और दक्कन एवं दक्षिण भारत के बारे में 17वीं सदी में पूर्वार्ध में भारत के बारे में, मुगलों के अधीन सार्थिक और सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियां और मुगल साम्राज्य के चरमोत्कर्ष और विघटन के बारे में पार्ट फर्स्ट और सेकंड को पढ़ा जाएगा। तो इस तरीके से ये आज का जो हमारा सेशन है वो है आपका मुगल काल के बारे में है, जो कि इसके अंतिम जो 12 से 20 तक के अध्याय हैं उनको कवर करता है। और आपने अगर इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो आप पार्ट फर्स्ट को देख लेंगे तो आपका ये जो पूर्व मध्यकाल और सल्तनत काल यानी कि स्टार्टिंग के जो चैप्टर हैं 11 तक वो कवर हो जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। इसका ये जो 12वां चैप्टर है उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष सेकंड और मुगल और उसकी स्थापना के बारे में है, जो 1525 से 1555 ईस्वी तक है और इसी तरीके से आगे के जो काल हैं उनके बारे में बताता है। तो सबसे पहले मैंने एक सिनॉप्सिस बनाया हुआ है जिसके अंतर्गत जो मुगल काल जो 1526 से 1707 तक का जो समय है मुगल काल का है, उसके जो मुगल शासक हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन एक सिक्वेंसेस पूछा जाता है कि किसका समय किस तरीके पे किस टाइम पे रहा। तो आप अगर इस तरीके से याद कर लेते हैं एक सीक्वेंस के तौर पे तो आप जब क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो बाबर का जो समय था सबसे पहले था जो 1526 से 30 तक रहा। हुमायूं का समय 1530 से 1540 तक। शेरशाह एवं उत्तराधिकारियों का जो कार्यकाल रहा 1540 से 55 में।
हुमायूं को जो वापसी हुई 1555 से 56 में। अकबर का जो समय काल चला वह 1555 से 1605 तक, जहांगीर का 1605 से 1627, शाहजहां का 1627 से 1658 और औरंगजेब का 1658 से 1707 तक इसका शासनकाल चला। तो इस तरीके से जो ये मुग़ल शासक रहे जिनका ये जो शासनकाल है इस तरीके से चला, जो कि सीक्वेंस वाइज, जिसमें पहले नंबर पर बाबर, फिर हुमायूं, फिर उसके बाद शेरशाह एवं के उत्तराधिकारी आए, फिर हुमायूं की दोबारा वापसी हुई, फिर अकबर का समय आया, फिर जहांगीर आए, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद जो 1707 से 1757 तक का समय काल है उसे उत्तर मुग़ल काल कहा जाता है। तो इस तरीके से ये मुग़ल शासक रहे हैं। चलिए, तो अब आता है हमारा चैप्टर की शुरुआत करते हैं बाबर के अधीन मध्य एशिया के संदर्भ में, कि 15वीं सदी में मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे, और 14वीं सदी में मंगोल साम्राज्य के विघटन के बाद से तैमूर ने एक बार फिर तुरान और ईरान को एक शासन सूत्र में बांध लिया था, और तैमूर का साम्राज्य बोलूँगा नदी के निचले बहाव से लेकर सिंधु नदी तक फैला हुआ था। उसमें एशिया माइनर यानी कि आधुनिक तुर्की और ईरान, ट्रांस आसियाना, अफगानिस्तान तथा पंजाब के कुछ हिस्से में शामिल थे, और तैमूर ने साहित्य एवं कला को प्रोत्साहन दिया, और उसके बाद काल में समरकंद एवं हेरात पश्चिम एशिया के सांस्कृतिक केंद्र बन गए। समरकंद के शासक इस्लामी दुनिया की बहुत इज्जत करते थे, और 15वीं सदी के उत्तरार्ध में तैमूर राजवंश की शक्ति से इनका क्षय हुआ। इनका मुख्य कारण था कि साम्राज्य और उसके विभिन्न दावेदारों के बीच बांट देने की तैमूरी परंपरा थी, और इस तरह से जो अलग अलग तैमूरी राज्य उठ खड़े हुए वे आपस में हमेशा से लड़ते रहे, और उनके बीच खींचातानी चलती रही, और इससे दो नए तत्वों के उभरने का मौका मिला। और उत्तर से देखा जाए तो उज्बेक नामक एक तुर्क मंगोल कबीले के लोग ट्रांस आसियाना में उतर गए, और उज्बेक लोग मुसलमान तो बन गए थे, लेकिन तैमूरी घराने के लोग उन्हें नीची निगाह से देखते थे और असंस्कृत और बर्बर मानते थे, और परिणाम स्वरूप पश्चिम की ओर सफावी नामक एक नए राजवंश ने ईरान पर अपना वर्चस्व स्थापित करना शुरू कर दिया। सफावी लोग हजरत मोहम्मद को अपना पूर्वज मानने वाले संतों में के एक संप्रदाय के वंशज थे। सफावी सिया संप्रदाय के हिमायती थे, और जो लोग सिया संप्रदाय के सिद्धांतों को मानने को तैयार नहीं थे और उन पर जोर जुलम करते थे। उधर उज्बेक लोग सुन्नी थे, और इस प्रकार से दोनों शक्तियों के बीच राजनीतिक संघर्ष को सांप्रदायिक कटुता ने एक और तीव्र कर दिया, और ईरान से भी पश्चिम की ओर उस्मानिया तुर्कों की शक्ति का तीव्र विकास हो रहा था, और वे पूर्वी यूरोप और साथ ही इराक और ईरान में अपनी वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। इस तरह से आगे चलकर 16वीं सदी में एशिया में तीन दुस्संघर्ष साम्राज्यों के बीच संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। 1494 ईस्वी में 14 वर्ष की अल्पायु में ट्रांस आसियाना में बाबर ने फरगना नामक एक छोटे से राज्य की गद्दी पर बैठा। तो सबसे पहले 14 वर्ष की अल्पायु में बाबर 1494 में ट्रांस आसियाना में गद्दी पर बैठा हुआ था, और उज्बेक खतरे से बेखबर तैमूरी शासक एक दूसरे से जूझ रहे थे, और बाबर ने अपने चाचा समरकंद से समरकंद छीनने की कोशिश की, और उसने नगर पर 2 बार कब्जा किया, लेकिन दोनों ही बार जल्द ही उसके हाथों से निकल गया। दूसरी बार उज्बेक सरदार शैबानी खां को बाबर निकालकर बाहर करने के निमंत्रित किया गया, और शैबानी खां ने बाबर को हराकर समरकंद पर कब्जा कर लिया, और दीर्घ ही उसने बाकी के तैमूरी राज्यों पर भी जीत लिया, और लाचार होकर बाबर ने काबुल की ओर से रुख किया और 1504 ईस्वी में उसे जीत लिया। अगले 14 वर्षों तक वह उज्बेकों से अपने वतन को जीतने के लिए धैर्य के साथ इंतजार करता रहा, और उसने इस काम में अपने चाचा हेरात के शासक की मदद हासिल करने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहा। अंत में हेरात को भी शैबानी खां ने जीत लिया, और इससे उज्बेकों को सफवियों की सीधी टक्कर की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि सफावी भी हेरात और आसपास के प्रदेशों पर थे, और जिसने समकालीन इतिहासकारों से खुरासन कहा था दावा करते हैं, और 1510 ईस्वी में मेरू के निकट एक मशहूर लड़ाई में ईरान के साथ इस्माइली ने शैबानी खां को हराकर मार डाला, और बाबर ने एक बार फिर समरकंद पर अधिकार करने की कोशिश की। इससे उसे ईरानी फौजियों की मदद हासिल की, और उसे समरकंद पर विधिवत रूप से प्रतिष्ठित कर दिया गया। ईरानी सेनापतियों के निमंत्रणों से बहुत चुभ रहा था, जबकि सेनापति बाबर के साथ एक स्वतंत्र शासक की बजाय ईरान के एक सूबे के सूबेदार की तरह सलूक करना चाहते थे, और इस बीच उज्बेकों ने अपनी पराजय के आघात से अपने को तेजी से संभाल लिया था, और एक बार फिर बाबर को समरकंद से उखाड़ फेंका गया और उसे काबुल लौटा दिया गया। अंत में 1514 ईस्वी में स्वयं ईरान के शाह को भी उस्मानिया सुल्तान की हार खानी पड़ी, और इस प्रकार उज्बेक ट्रांस आसियाना के निर्विघ्न स्वामी बन गए।
इन घटनाओं के अंत में बाबर को भारत की दृष्टि की ओर प्रकाश डाला गया, जिसमें सबसे पहले आता है भारत विजय के संदर्भ में। बाबर कहता है कि जब से उसने काबुल पर अधिकार किया था तब से पानीपत में हासिल जीत तक मैंने हिंदुस्तान को जीतने के बारे में कभी सोचना बंद नहीं किया था, लेकिन इसके पूर्व इसके लिए कोई उपयुक्त अवसर नहीं मिला, और क्योंकि कभी भी मेरे बैगों की आशंकाएं तो कभी मेरे भाइयों के बीच में असहमति के बीच बाधक बन जाती। मध्य एशिया के अन्य असंख्य आक्रमणकारियों की तरह बाबर भी भारत में धान की ख्याति सुनकर उसकी ओर आकृष्ट हुआ, और उसने सुन रखा था कि भारत सोने चांदी का देश है। तैमूर न केवल यहाँ से अतुलित संपत्ति और कुशल कारीगर लेकर लौटा था, जिसकी बदौलत उसने अपने एशियाई साम्राज्य को सुदृढ़ प्रदान किया और अपनी राजधानी को भव्यता, बल्कि उसने पंजाब के कुछ इलाकों को अपने साम्राज्य में भी मिला लिया, और ये इलाके तैमूर के उत्तराधिकारियों के अधीन कई पीढ़ियों तक रहे। और जब बाबर ने अफगानिस्तान को जीता तो उसे लगा कि इन इलाकों का वह वाजिब हकदार होता है। बाबर की भारत विजय की आकांक्षा एक और भी कारण यह था कि काबुल से बहुत मामूली आमदनी होती थी, और इतिहासकार अबुल फजल कहता है कि वह बाबर यानी कि बंद खां कंदहार और काबुल पर राज करता था, और उसने सेना की ज़रूरतें पूरी करने के लिए कोई आमदनी नहीं होती थी। और दरअसल देखा जाए तो कुछ सीमावर्ती प्रदेशों में सेना और प्रशासन पर काबू रखने के लिए आमदनी से ज़्यादा खर्च हो जाता था, और इस मामूली आमदनी में वह अपने बैगों और गोत बंधुओं की ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता था, और उसे काबुल पर उज़्बेकों के हमले का खतरा था, और उसने मुसीबत लेने में शरण लेने के लिए उज़्बेकों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई करने के लिए भारत को एक उपयुक्त स्थान समझा। इस तरीके से भारत की राजनीतिक परिस्थिति में भारत का प्रवेश हुआ, और 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो चुकी थी और दिल्ली की गद्दी पर इब्राहिम लोदी का शासन था। इब्राहिम ने एक बड़े केंद्रीकृत साम्राज्य की रचना करने की कोशिश की, लेकिन अफगान सरदारों के राजपूतों के कान खड़े हो गए, और अफगान सरदारों ने एक सबसे बड़े दुर्धर्ष व्यक्ति पंजाब का सूबेदार जो था वह दौलत खां लोदी था, और वास्तव में दौलत खां ने पंजाब का लगभग स्वतंत्र शासक था। और दौलत खां ने इब्राहिम लोदी को खुश करने के लिए अपने बेटे को और अपने दरबार में खिदमत करने के लिए भेजा। साथ ही भिरा आदि के सरहद इलाके में पंजाब से मिलाकर उसने अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश की हुई थी। 1518 से 1519 ईस्वी में बाबर ने भिरा के शक्तिशाली दुर्ग को जीत लिया, और उसके बाद उसने दौलत खां और इब्राहिम लोदी को पत्र भेजकर उसमें एबे इलाके पर वापस कर देने के कहा जो तुर्कों के थे। लेकिन दौलत खां ने बाबर के दूत को लाहौर में रोक दिया, और वह ना तो उसने खुद मिल रहा था और ना ही उसे इब्राहिम लोदी के पास जाने दे रहा था। इसी तरीके से बाबर 1502 से 21 ईस्वी में एक बार फिर सिंधु नदी को पार करके आसानी से भिरा और तथा सियालकोट को जीतता हुआ बाबर आया, और इस तरीके से लगभग दौलत खां के बेटे ने दिलावर खां के नेतृत्व में एक दूत मंडल बाबर के पास भेजा हुआ था, और उसने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया और सुझाव दिया कि इब्राहिम लोदी को आपदस्थ कर देना चाहिए, और वह अत्याचारी था और उसने अमीरों का समर्थन प्राप्त नहीं था। और राणा साहिबगाह का कोई भी संदेशवाहक उसी समय भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण लेकर बाबर के पास पहुंचा हो तो इस निमंत्रणों के बाबर को विश्वास हो गया कि पूरा हिंदुस्तान नहीं तो कम से कम पंजाब को जीतने का ठीक समय आ गया है। तो इस तरीके से बाबर के भारत आने की एक स्ट्रेटजी चली। 1525 में जब बाबर पेशावर में था तभी उसे खबर मिली कि दौलत खां ने फिर उसे पल्ला बदल लिया है और 30 से 40 हज़ार लोगों की एक सेना एकत्र करके बाबर के आदमियों को सियालकोट से निकाल दिया और वह पंजाब की ओर बढ़ रहा है। बाबर के पहुंचते ही दौलत खां की सेना तितर बितर हो गई और उसने आत्मसमर्पण करके क्षमा प्रदान कर दी। अब आता है पानीपत की लड़ाई, जो कि 20 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुई थी। दिल्ली में के सुल्तान इब्राहिम लोदी से टक्कर होना अवश्यभावी था कि दिल्ली की ओर कूच करके बाबर ने उसका सरंजाम दिया। इब्राहिम लोदी ने 1 लाख सैनिकों तथा 1000 हाथियों की विशाल दाहिनी लेकर पाकिस्तान में पानीपत में सामना किया। चूँकि भारतीय सेना में आमतौर पर नौकर चाकरों के बड़े दल हुआ करते थे, इसलिए इब्राहिम लोदी की सेना में लड़ेतों की संख्या इससे काफ़ी कम रही थी। बाबर ने 12,000 लोगों की सेना के साथ सिंधु नदी पार की, लेकिन उसकी भारत स्थित सेना और पंजाब में अनेक सरदारों और बहुत से सिपाहियों को उसके साथ होने और उनके सैनिकों की संख्या काफ़ी बढ़ गई और फिर बाहर की ओर सेना संख्या बल में लोदी सेना में कम थी। और बाबर ने मोर्चे पर मजबूत बनाते हुए अपने सेना में एक बाजू को पानीपत में, जहाँ बहुत से मकान थे, विश्राम दे दिया और दूसरे को पेड़ों की डालियों और टहनियों से भरी एक खाई के जरिए सुरक्षा
प्रदान किए। तो इस तरीके से बाबर का यहाँ आना हुआ। बाबर के द्वारा 2 कुशल उस्मानिया तोपचियों जैसे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा की सेवाएं भी प्राप्त कर ली थी और बाबर में बारूद का उपयोग धीरे धीरे विकसित हो रहा था। और बाबर का कहना है कि उसने सर्वप्रथम इसका इस्तेमाल भीरा के किले पर आक्रमण करते समय किया हुआ था और बारूद की जानकारी थी, लेकिन उत्तर भारत में इसका आम प्रयोग बाबर के आगमन पर ही शुरू हुआ था। तो बारूद के जो आगमन कब हुआ था? बाबर के आने के समय में। इब्राहिम लोदी की जो चाक चौबंदी थी उसके प्रबंधों से सज्जित बाबर के मोर्चों में कई जानकारी नहीं थी। उसी तरीके से युद्ध पद्धति से आशा की जाती है कि जिसका मध्य एशिया की सेनाएं करती आई हों और तेज़ी से आगे बढ़ना और ज़रूरतों होने पर उतनी ही तेज़ी से पीछे हट जाना होता है। बाबर के मोर्चे की ताकत देखकर वे जरा झिझके, लेकिन इब्राहिम लोदी अपनी सेना को कहीं ढंग से विन्यस्त ही कर रहा था और बाबर की सेना में छोर वाले 2 बाजुओं में घेरा बनाकर लोदी सेना के बाजू और पृष्ठ भाग पर हल्ला बोल दिया गया था। इस तरीके से रहा। इन आरंभिक आघातों के बावजूद लोदी सेना बहादुरी से लड़ी और 2-3 घंटे तक लड़ाई पूरी होने तक चलती रही और 5-6 हज़ार सैनिकों की एक टुकड़ी ने इब्राहिम लोदी मरते दम तक जूझता रहा। पानीपत की लड़ाई को भारतीय इतिहास की एक निर्णायक लड़ाइयों के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि इस लड़ाई से जो लोदी शक्ति थी उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और दिल्ली तथा आगरा तक के पूरे क्षेत्र का बाबर पर नियंत्रण स्थापित हो गया। और इब्राहिम लोदी ने आगरा में जो दौलत जमा कर रखी थी उससे बाबर आर्थिक कठिनाइयों से उभर गया और जौनपुर तक के समृद्ध प्रदेश बाबर के लिए खुले पड़े थे। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो इस क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए बाबर को 2 बड़ी और कठिनाई लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, जिसमें एक मेवाड़ के राणा सांगा के विरुद्ध और दूसरी पूर्वी अफगानों के खिलाफ। इस दृष्टि से देखा जाए तो पानीपत की लड़ाई एक राजनीतिक दृष्टि से उतनी निर्णायक नहीं थी जितनी की मानी गई और उसका असली महत्व इस बात में निहित था कि उसने उत्तर भारत पर प्रभुत्व स्थापित करने के संघर्ष के एक नए दौर को सूत्रपात किया। पानीपत की जीत के बाद से बाबर ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी और बहुत से बैग भारत में लंबे समय तक लड़ते रहने से हक में नहीं रहे। गर्मी का मौसम शुरू होने से उसकी ओर आशंकाएं बढ़ी, जिसमें बाबर लिखता है कि भारत के लोगों ने बला की मुखालफत दिखाई और मुगल सेना के पहुंचते ही भी अपने गांव छोड़कर चले जाते थे और तैमूर की लूटपाट की याद उनके दिमाग में अभी भी ताज़ा थी। तो इस तरीके से बाबर के संदर्भ में आता है। खानवा की लड़ाई के बारे में जानें कि खानवा की लड़ाई जो थी वह पूर्वी राजस्थान और मालवा पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच बढ़ते संघर्ष का जिक्र पहले ही किया जा चुका है, जिसमें मालवा के महमूद खिलजी को हराने के बाद राणा का प्रभाव धीरे धीरे पीलिया घाट तक की तरह फैल गया था और आगरे के निकट एक छोटी सी नदी थी जो सिंधु गंगा के मैदान की घाटी में बाबर द्वारा एक साम्राज्य स्थापना राणा के लिए खतरा थी और राणा सांगा बाबर को भारत से बाहर करने और कम से कम उसकी शक्ति को पंजाब तक सीमित रखने के उद्देश्य से इससे तैयारियां जुट गया था। बाबर ने राणा सांगा पर समझौता भंग करने का आरोप लगाया और वह कहता है कि उसने राणा सांगा को भारत आने पर निमंत्रण दिया था और इब्राहिम लोदी के खिलाफ उसका साथ देने का वचन भी दिया था। लेकिन जब वह दिल्ली और आगरा जीतने में जुटा हुआ था तब राणा हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा और हमें मालूम नहीं है कि सांगा ने ठीक क्या वायदा किया होगा। हो सकता है कि उसने बाबर और दिल्ली सल्तनत के बीच लंबे संघर्ष की आशा की हो और उस दौरान उन प्रदेशों का अधिकार कर सकता था और उसके मन में महत्वाकांक्षा पल रही थी। इस तरीके से ये बाबर खानवा के युद्ध के संदर्भ में राणा सांगा की जो ख्याति थी वह बयाड़ा जैसे कुछ सीमावर्ती मुगल ठिकानों के खिलाफ उनकी प्रारंभिक सफलता की जानकारी से बाबर की सेना में पस्ती आ गई और इससे जोश भरने के लिए बाबर ने पूरी गंभीरता से ऐलान किया और यह लड़ाई अपने को सच्चा मुसलमान दिखाने के लिए थी। लड़ाई से एक दिन पहले उसने अपने सैनिकों को सामने शराब की सारी सुराहियाँ उलीच दी और सारे पैमाने तोड़ दिए और राज्य भर में शराब की खरीद बिक्री पर पाबंदी लगा दी और मुसलमानों पर सारी चुंगी लगा दी। बाबर ने बहुत सावधानी से आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा में एक उपयुक्त ठिकाना चुनकर अपना मोर्चा बनाया और पानीपत की ही तरह उसने अग्रिम रक्षा प्राचीर के तौर पर आपस में बंधी गाड़ियों की एक कतार खड़ी कर दी और दोहरी सुरक्षा के लिए सामने खाई खुदवा दी। रक्षा पंक्ति में बीच बीच में इतनी जगह खाली छोड़ दी गई कि उसके कट्टरबाज 2 गोलियां दाग सके और पहिएदार सिपाहियों की आड़ लेकर आगे बढ़ सके। तो इस तरीके से व्यवस्था की गई। खानवा की लड़ाई जो कि 1527 ईस्वी में मुकाबला जो था वह जमकर हुआ। बाबर के अनुसार राणा सांगा ने सेना में 2 लाख से अधिक सैनिक उतारे और इसने 10,000 अफगान घुड़सवार थे। इतने ही लोग हसन खां के मेवाती में मैदान में उतारे थे। ऐसे मौक़ों के बारे में दिए गए आंकड़े आमतौर पर अतिशयोक्तिपूर्ण रहते हैं, क्योंकि इसमें
शक नहीं है कि बाबर की संख्या बल से इसकी कम रही होगी। बाबर की सेना के दाहिने बाजू पर सांगा ने भयंकर हमला किया और उसने लगभग भेद दिया, लेकिन मुगल तोपखाने ने राणा की सेना का भारी संहार किया और धीरे धीरे उसे पीछे ढकेल दिया। बाबर ने सिपाहियों के पीछे खड़ी अपनी बीच वाली टुकड़ी को आक्रमण करने का हुक्म दिया और श्रृंखलाओं से आपस में जुड़ी गाड़ियों के पीछे तोपखाना भी आगे बढ़ा। इस प्रकार से सांगा ने सेना चारों ओर घिर गई और भयंकर मारकाट के बाद पराजित हो गई। राणा सांगा बचकर भाग निकला और वह बाबर से फिर संघर्ष करना चाहता था, लेकिन उसके सरदारों ने उसे जहर देकर मार दिया, क्योंकि वे राणा के मंसूबों को खतरनाक और आत्मघाती मानते थे। तो इस तरीके से राणा सांगा की मृत्यु हो गई। जब राणा सांगा की मृत्यु हो गई तो वह एकीकृत राजस्थान के सपने के लिए एक गंभीर आघात हुआ और खानवा की लड़ाई से दिल्ली आगरा के क्षेत्र में बाबर की स्थिति सुदृढ़ हो गई और बाबर ने आगरा से पूर्व की ओर ग्वालियर, धौलपुर आदि कई किलों को जीतकर अपनी स्थिति को भी मजबूत बना लिया। उसने हसन खां मेवाती से छीनकर अलवर में भी एक बड़े साम्राज्य की अपने राज्य में मिला लिया और उसके बाद मालवा क्षेत्र की चंदेरी के राजा जो मेदिनी राय पर चढ़ गया और एक एक राजपूत सिपाही ने अंतिम सांस तक लड़े और स्त्रियों ने जौहर कर लिया, फिर भी राय की पराजय हुई। इस प्रकार चंदेरी पर बाबर पर कब्जा हो गया। तभी बाबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में अफगानों की बढ़ती गतिविधियों की खबर मिली और उसने उस तरफ बढ़ने का इरादा छोड़कर लौटना पड़ा था। तो इस तरीके से बाबर की विजय के संदर्भ में अफगान के संदर्भ में देखा जाए तो अफगान जो थे वह हार तो गए थे, लेकिन मुगल शासन की सत्ता को स्वीकार नहीं कर पाए थे और पूर्वी उत्तर प्रदेश अब भी अफगान सरदारों के प्रभुत्व में था और उन्होंने बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन इस बोझ को भी अपने सिरों से कभी उतार फेंकने को तैयार नहीं थे। मतलब कि बाबर का जो सत्ता साम्राज्य था उसको वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे। और अफगानी सरदारों की सहायता से बंगाल के शासक नुसरत शाह कर रहा था, जिसमें इब्राहिम लोदी की एक बेटी से विवाह किया और इसके पूर्व अफगानों ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुगल अमलों को उखाड़ फेंका और वे कन्नौज तक पहुंच गए। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि उनके पास कोई लोकप्रिय नेता नहीं थे और कुछ समय बाद इब्राहिम लोदी के एक भाई महमूद लोदी जो खानवा में बाबर के खिलाफ लड़ा था, बिहार पहुंचा और अफगानों ने अपने शासक के रूप में उसका स्वागत किया और वे उसके अधीन शक्ति अर्जित करने में जुट गए। एक ऐसा खतरा था जिसने बाबर ने उपेक्षा नहीं की और वह 1529 ईस्वी के आरंभ में वह आगरा से पूर्व की ओर रवाना हो गया और बनारस के निकट गंगा पार कर लेने पर उसका सामना घाघरा नदी के किनारे पार खड़ी अफगानों और नुसरत खां शाह की संयुक्त सेना से हुआ। बाबर ने घाघरा नदी पर पार कर ली थी और अफगानी सेना के पीछे हटने पर विवश कर दिया और वह निर्णायक जीत हासिल नहीं कर सका था। इसी बीच वह बीमार हो गया था और उससे मध्य एशिया की परिस्थिति की चिंता परेशान कर रही थी, जो उसे अफगानों से जैसे तैसे एक समझौता करना पड़ा। तो इस तरीके से बाबर की स्थिति के बारे में। अब बाबर के भारत आगमन के महत्व के बारे में देखा जाए तो बाबर का जो भारत आगमन हुआ तो उस टाइम पे देखा जाए तो कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद यह पहला अवसर था जब काबुल और कांधार से वो साम्राज्य के अंग बन गए थे, जिनमें उत्तर भारत शामिल था। काबुल और कंधार भारत पर आक्रमण के लिए आधार का काम करते रहे, इसलिए उन पर अपना प्रभुत्व रखकर बाबर और उसके उत्तराधिकारी लगभग 200 साल तक भारत को बाहरी हमले से सुरक्षित रख पाए। और आर्थिक दृष्टि से देखें तो काबुल और कंधार पर नियंत्रण होने से भारत में विदेशी व्यापार को बढ़ावा मिला, क्योंकि ये दोनों शहर पूर्व में चीन की ओर तथा पश्चिम में भूमध्य सागर के बंदरगाहों की ओर जाने वाले कारवाओं के प्रस्थान स्थल थे और इस प्रकार भारत एशिया के पार चलने वाले भारी व्यापार में ज़्यादा हिस्सेदारी करता था। उत्तर भारत में बाबर ने राणा सांगा के नेतृत्व में खड़ी की गई लोदियों और राजपूतों के महासंघ की शक्ति को छिन्न भिन्न कर दिया और इस प्रकार उसने उस क्षेत्र में विद्यमान शक्ति संतुलन को नष्ट कर दिया और एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की दिशा में उठाया और बहुत बड़ा कदम उठाया। और उस साम्राज्य की स्थापना करने में अभी कुछ करना शेष रहा। बाबर ने भारत में एक नई युद्ध पद्धति का सूत्रपात किया, जो कि भारत के बारूद की जानकारी पहले थी। और बाबर ने लिखा है कि तोपखाने और अश्वारोही सेना के कुशल संयोग से कितना कुछ हासिल किया जा सकता है और उसकी जीतों को भारत में बारूद और तोपखाने की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी और तोपखाना रखना बहुत खर्चीला बैठता था, इसलिए उसका उपयोग वही शासक कर सकते थे जिनके पास पर्याप्त संसाधन होते थे। इस तरीके से बड़े राज्यों की युग की शुरुआत हुई। इस तरीके से हुआ। और जो
बाबर के बारे में देखा जाए तो बाबर एक रूढ़िवादी सुन्नी था, लेकिन वह धर्मार्थ नहीं था और इस्लाम के धर्म विशारतों और उलमाओं की बातों पर राजकाज के मामले में ध्यान नहीं देता था। जब ईरान और तुरान में शियाओं और सुन्नियों के बीच कटुतापूर्ण सांप्रदायिक संघर्ष चल रहा था, तो वैसे समय में उसका दरबार धर्म दर्शन तथा संप्रदाय संबंधी विवादों से मुक्त था। उसने सांगा के खिलाफ अपनी लड़ाई को जिहाद की संज्ञा दी और जीत के बाद गाजी का खिताब अपनाया, लेकिन स्पष्ट ही इसने एक राजनीतिक थे। यद्यपि उसने शासनकाल लड़ाइयों का काल था, फिर भी उसके द्वारा मंदिर तोड़े जाने के लिए गिने चुने उदाहरण देखने को मिलते हैं। और बाबर को फारसी और अरबी भाषा का गहरा ज्ञान था और उसने तुर्की भाषा की जो भी उसकी सवात्य भाषा दी, वह सबसे प्रसिद्ध लेखकों में गिना जाता है। गद्यकार के रूप में वह लासानी ही था, जिसका प्रसिद्ध संस्मरण तुजो की बाबरी, जो कि विश्व साहित्य की एक अमर कृति मानी जाती है, और एक मसनबी तथा एक जाने माने सूफी संत की रचना का तुर्की भाषा में अनुवाद जो है वह अन्य कृतियों में हुआ। वह अपने काल के प्रसिद्ध कवियों और कलाकारों के संपर्क में रहता था। उसमें संस्मरणों में उसने अनेक रचनाओं का वर्णन किया और वह एक गंभीर प्रकृति विशारद था और उसने भारत की वनस्पतियों जीव जंतुओं का वर्णन विस्तार से किया और उसने कई योजनाबद्ध बगीचे लगवाए जिसमें पानी के तीव्र प्रवाह की व्यवस्था करवाई गई और इस तरह उसने इस क्षेत्र की बागवानी की परंपरा की नींव भी डाली हुई थी। बाबर ने राज्य की एक नई अवधारणा का सूत्रपात किया जिसमें इस राज्य का आधार बादशाही की शक्ति और प्रतिष्ठा थी और इसने धार्मिक और सांप्रदायिक कट्टरवाद के लिए स्थान नहीं था और वह संस्कृति तथा ललित कलाओं का उन्नायक था। इस प्रकार वह अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक नजीर छोड़ गया और उसने एक निश्चित दिशा को निर्देश देकर दिए थे। हुमायूं की गुजरात विजय और शेरशाह से उसका संघर्ष के बारे में जानते हैं कि जब बाबर की मृत्यु दिसंबर 1530 में हो गई, तब उसका बेटा जो था हुमायूं वह तख्ते पर बैठा। उस समय उसकी उम्र सिर्फ 23 साल थी और गद्दी पर बैठते ही उसे कई समस्याओं से निपटने पड़ा, जिसका समाधान करने के लिए बाबर को समय ही नहीं मिला था। अब तक प्रशासन को सुदृढ़ नहीं बनाया जा सकता था और राज्य की वित्तीय स्थिति भी खराब थी। अफगानों को भी अभी दबाया नहीं जा सकता था। वे मुगलों को भारत से बाहर निकालने के मंसूबे बांध रहे थे। फिर साम्राज्य के सभी भाइयों को बांट देने की तैमूरी विरासत थी जो सो अलग। बाबर ने हुमायूं को अपने भाइयों से प्यार से पेश आने की सलाह दी थी, लेकिन वह मुगल साम्राज्य के जो अभी भी शैशवावस्था में भी था और विभाजन के पक्ष में भी नहीं था, क्योंकि विभाजन साम्राज्य के लिए विनाशकारी हो सकता था। और जब हुमायूं आगरा में गद्दी पर बैठा तो उस समय काबुल और कंधार भी उसमें शामिल थे, जबकि हिंदुकुश से परे बख्त का उसका ढीला ढाला सा कुछ भी नियंत्रण था। काबुल और कंधार हुमायूं के छोटे भाई कामरान की देखरेख में थे और कामरान का मानना था कि उनकी देखरेख से रहना तो स्वाभाविक ही था, लेकिन वह इतने गरीब इलाकों में संतुष्ट नहीं थे। इसलिए उसने लाहौर और मुल्तान पर कब्जा कर लिया और हुमायूं अनियंत्र व्यस्त था और यह गृह युद्ध नहीं चाहता था, इसलिए उसके सामने इस स्थिति को स्वीकार कर लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। कामरान ने हुमायूं की प्रभुता स्वीकार कर ली और जरूरत पड़ने पर मदद करने का वचन दिया और कामरान के व्यवहार से यह आशंका पैदा हो गई कि मौका मिलने पर हुमायूं के दूसरे भाई भी वैसा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हुमायूं के संदर्भ में रहा। कुछ उपयुक्त कठिनाइयों के अलावा हुमायूं को पूरब के अफगानों को तेजी से बढ़ी हुई ताकत और गुजरात के शासक बहादुर शाह की बलवती महत्वाकांक्षाओं से निपटना पड़ा और आरंभ में हुमायूं को लगा कि इन दोनों में अफगानों का खतरा अधिक गंभीर हो और 1532 ईस्वी में उसने दोराह नामक स्थान को गंभीर लिया और 1532 ईस्वी में दोराह नामक स्थान पर बिहार के जीतने वाले अफगान सेना को परास्त कर दिया और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जौनपुर पर कब्जा कर लिया। 4 महीने की घेराबंदी के बाद हुमायूं शेर खां के समझौते के प्रस्ताव को राजी हो गया और इस समझौते पर चुनार के किले पर शेर खां का कब्जा कायम रहने लगा और बदले में उसने मुगलों के प्रति वफादार रहने का वचन दिया और बंधक के रूप में अपना बेटा हुमायूं के पास भेज दिया। हुमायूं को आगरा लौटने की जल्दी थी, सो उसने समझौते को स्वीकार कर लिया और गुजरात के शासक बहादुर शाह की बढ़ती हुई शक्ति और आगरा की सीमा पर पड़ने वाले इलाकों पर फैल गई तथा गतिविधियों में हुमायूं चिंतित हो उठा और बहादुर शाह से निपटने के लिए उसे अपनी पूरी सैन्य शक्ति उसके खिलाफ लगने की जरूरत महसूस हुई और वह चुनार की घेराबंदी और अपने अधीन सरकार के अधीन जारी रखकर अपनी सैन्य शक्ति को विभाजित नहीं कर सकता था। बहादुर शाह लगभग हुमायूं की ही सुयोग्य और महत्वाकांक्षी शासक था और 1526 ईस्वी में गद्दी पर बैठा हुआ था। उसी के समय पर मालवा ने जीत लिया तथा यह उसके बाद राजस्थान की ओर बढ़ा, जो इसमें चित्तौड़ को भी
डेरा डालकर राजपूतों के प्रतिरोध को छिन्न भिन्न कर दिया। और एक कथाओं के अनुसार उस समय राणा सांगा की विधवा रानी ने हुमायूं को राखी भेजकर उससे मदद मांगी थी और हुमायूं वीरोचित आचरण करते हुए उसे गुहार के जवाब में सहायता के लिए पहुंच गया था। तो यह एक तरीके से कथा के तौर पर है। हुमायूं ने आगरा से ग्वालियर की ओर कूच किया और मुगल हस्तक्षेप के भय से बहादुर शाह से राणा सांगा में जैसे तैसे एक संधि कर ली और यह नगद और जिससे भारी हर्जाना वसूल करने पर किले को उसके कब्जे में छोड़ दिया था। और अगले 1.5 साल में हुमायूं दिल्ली पर एक नए निर्माण व्यस्त रहा और जिसमें दीन पनाह रखा गया। और इस दौरान कई शानदार भोजों और उत्सवों का आयोजन किया गया जब शेर खां पूर्व में धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाने लगे थे। तो इस तरीके की स्थिति देखने को मिली। हुमायूं ने एक तरीके से दीन पनाह के निर्माण का मकसद दोस्तों और दुश्मनों दोनों को प्रभावित करना था। और यदि आगरा को बहादुर शाह से जिसने इस बीच अजमेर को जीत लिया था, पूर्वी राजस्थान को लौट डाला था, तो खतरा होता तो दिल्ली दूसरी राजधानी कायम कर सकता था। चित्तौड़ से भी भाग खड़े होने के कारण बहादुर शाह चुपचाप नहीं बैठा था और उसने हुमायूं को भी बड़ी चुनौती दी और उसने दरबार के मंगोलों से डरने और नफरत करने वाले लोगों को पनाहगार बना दिया था। हुमायूं ने तातर खां की चुनौती को आसानी से विफल कर दिया गया और मुगलों के पहुंचते ही अफगान फौज तितर बितर हो गई और तातर खां को हराकर मार डाला और बहादुर शाह की ओर से उपस्थित खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर देने के लिए कटिबद्ध हुमायूं ने अब मालवा पर आक्रमण कर दिया। और इस आक्रमण के बाद छिड़े संघर्ष में हुमायूं ने उल्लेखनीय सैनिक कौशल और व्यक्तिगत वीरता का परिचय दिया जिसमें बहादुर शाह ने मुगलों का सामना करने की जरूरत भी नहीं की। इस तरीके से हुमायूं के आक्रमण की खबर पाते ही उसने चित्तौड़ जिस पर उसने कब्जा कर लिया था वह छोड़ दिया गया और शिविर की मोर्चाबंदी की, परंतु छोटी सी जीत के पश्चात वह मांडू की ओर मुड़ गया। तो इस तरीके से हुमायूं के शासनकाल की प्रमुख घटनाक्रम है। हुमायूं ने एक तरीके से जितनी तेज़ी से मालवा और गुजरात पर अधिकार किया था उतनी ही तेज़ी से उसके हाथों से निकल भी गया था। और गुजरात जीतने के बाद हुमायूं ने उसके छोटे भाई अस्करी को सुपुर्द कर दिया और खुद मांडू चला गया और जो ऐसी जगह थी स्थिति जहाँ से चारों ओर से नज़र रखना आसान था और इसके अलावा वहाँ आबो हवा भी अच्छी थी और जनता का गुजराती शासन के प्रति बहुत लगाव था। और अस्करी अनुभवहीन था और मुगल सरदार आपस में बटे हुए थे और एक के बाद एक नए कई जन विद्रोह हुआ। बहादुर शाह के सरदारों ने सैनिक कार्यवाही भी तेजी कर दी। तो इस तरीके से रहा। अस्करी हुमायूं को आगरा से बेदखल करने या उसे एक अलग साम्राज्य की कायम करने के लिए कोशिश करता रहा तथा इसने दोनों भाइयों मतलब कि हुमायूं और अस्करी दोनों भाइयों में मेल मिलाप को हो गया और आगरा लौट आए। और इसी बीच आगरा मुगलों के हाथों से फिर से खिसक चुके थे। तो इस तरीके से ये स्थिति देखने को मिली। अब आता है शेर खां का समयकाल। शेर खां जो आगरा से हुमायूं की गैर हाजिरी यानी कि 1535 ईस्वी में से 1537 ईस्वी के दौरान शेर खां ने अपनी स्थिति को और मजबूत किया और वह बिहार को निर्विवाद स्वामी था। दूर के आसपास के अफगान उसके झंडे के नीचे एकत्र हो गए और वह मुगलों के प्रति वफादारी का दिखावा करता रहा, लेकिन वस्तुतः भारत से उसने निष्कासन की योजना व्यवस्थित रीति से तैयार कर रहा था। वह बहादुर शाह से घनिष्ठ संपर्क बनाया हुआ था और उसने काफ़ी सहायता मिली हुई थी और इस संसाधनों के बल पर उसने एक विशाल और कुशल सेना खड़ी की और उसे 1200 हाथी भी शामिल थे। हुमायूं के आगरा लौटने के कुछ दिन बाद उसने इसी सेना के बल पर बंगाल के शासक को हराकर उससे 13 लाख दीनार हर्जाना वसूल किया और एक नई सेना सज्जित करके हुमायूं ने शेर खां के खिलाफ कूच कर दिया और 1537 ईस्वी में अंतिम दिनों में चुनार पर डेरा डाल दिया। और हुमायूं को लगा कि इतने शक्तिशाली दुर्ग को शत्रु के हाथ में छोड़कर आगे बढ़ना खतरनाक होगा। बाद में वह संचार व्यवस्था के लिए विपत्ति बन गया और अफगानों में वीरता के साथ उसने मध्य किले के साथ रक्षा के लिए सिद्धहस्त तोपची रूसी खां की तमाम कोशिशों के बावजूद उस पर कब्जा कर हुमायूं को 6 महीने लग गए। तो इस तरीके से शेर खां का शासनकाल रहा। शेर खां ने हुमायूं को बुरी तरह से मात दी हुई थी, मतलब कि पराजित किया हुआ था और हुमायूं को समझना चाहिए था कि अधिक सावधानी से तैयार किए बिना शेर खां को लड़ाई में चुनौती देने की स्थिति वह नहीं था। लेकिन उनके सामने जो राजनीतिक और सैनिक समस्या उपस्थित थी उसकी गंभीरता को वो समझ नहीं सका और गौड़ को जीतने के बाद शेर खां ने हुमायूं के पास प्रस्ताव भेजा और यदि वह बंगाल को उसके अधिकार में रहने देता तो शेर खां बिहार उसे सौंप देता और 10 लाख दीनार का सालाना उसे अदा करने को दिया हुआ था। बंगाल के पास भरपूर सोना था और वहाँ माल का उत्पादन भी खूब होता था और वह विदेशी व्यापार का केंद्र भी था। इसके अलावा बंगाल के शासक ने जो हुमायूं के पास जख्मी हालात में पहुंचा था तो उसे बताया था कि शेर खां का प्रतिरोध अब भी जारी है। बंगाल की ओर हुमायूं का कूच निरुद्देश्य किस्म का था और उसमें साल भर बाद उसकी सेना पर चौसा में जो विपत्ति टूटी थी उसकी शुरुआत इस कूच के
साथ हो गई और शेर खां ने बंगाल से दक्षिण बिहार की ओर आ गया और उसने बिना किसी प्रतिरोध के हुमायूं को बंगाल में आगे बढ़ने दिया ताकि वह संचार को भंग करके बंगाल में डेरा डाल सके। इस तरीके से ये स्थिति रही। फिर आता है कि 3-4 महीने बाद गौड़ में बिताने के बाद वह एक छोटा सा रक्षक दल तैनात करके हुमायूं आगरा के लिए कूच किया। उसके सरदारों में असंतोष बढ़ा और बरसात का मौसम शुरू हो गया था और अफगान बार बार हमले कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हुमायूं अपनी सेना किसी गंभीर क्षति के बिना बक्सर के पास चौसा तक ले गया और यह एक बड़ी उपलब्धि थी जिसे हुमायूं ने प्रशंसा का पात्र था। इसी बीच आगरा में हिंदाल के विद्रोह को दबाने के लिए कामरान लाहौर रवाना हो गया था और कामरान हुमायूं के प्रति गैर वफादार नहीं था, तथापि उसने कोई कुमक भेजने की भी कोशिश नहीं की हुई थी। और इन आघातों के बावजूद हुमायूं को विश्वास था कि वह शेर खां के खिलाफ कामयाब हो जाएगा और वह यह लग गया था कि जब तक वह जिस अफगान सेना का सामना कर रहा था वह साल भर पहले वाली सेना ही रही और उसने एक सेनापति के अधीन लड़ाई का अनुभव और आत्मविश्वास प्राप्त कर लिया जिससे श्रेष्ठ सेनापति अफगानों के बीच कभी भी नहीं हुआ। और शेर खां की शांति की एक नई प्रस्तावना बहकावे में आकर हुमायूं कर्मनासा नदी पार करके पूर्वी तट पर आ गया और जहां तैयार बैठे अफगान घुड़सवारों की एक फौज उस पर हमला कर दी और पूरा मौका मिल गया। इस तरीके से देखा जाए तो हुमायूं बहुत मुश्किल से लड़ाई के मैदान से जान बचाकर भाग गया और एक भिश्ती की सहायता से उसने कर्मनासा को तैर कर पार किया और लूट का भरपूर माल शेर खां के हाथ लगा और लगभग 10,000 मुगल सैनिक और बहुत से प्रमुख सरदार भी रहे थे। चौसा की जो पराजय 1539 ईस्वी के बाद मुरी शहजादों और सरदारों के बीच पूर्ण एकता की गले को बचा सकती थी और कामरान की कमान में लड़ाइयों की आंच में तभी 10,000 मुगल सैनिकों को आगरा में मौजूद रहा और वह हुमायूं के पुर्द करने के लिए तैयार नहीं था और उसके सेनापतित्व पर भी उसका विश्वास उठ गया। और दूसरे हुमायूं अपनी सेना की कमान कामरान को सौंपने को तैयार नहीं था और उसने डर था कि ऐसे करने से वह गद्दी न हड़प ले और भाइयों के बीच संदेह अविश्वास बढ़ता चला गया और अंत में कामरान ने अपनी ज़्यादातर फौज को साथ लेकर लाहौर लौट जाने के लिए फैसला किया हुआ था। और इसमें कन्नौज की लड़ाई जो 1540 ईस्वी में अफगानों ने जमकर मुकाबला किया और हुमायूं के दोनों भाई हिंदाल और अस्करी बहादुरी से लड़े, लेकिन मुगलों के हिस्से के नाकामयाबी ही रही। कन्नौज की लड़ाई जो हुई थी वह हुमायूं और शेर खां के बीच संघर्ष का फैसला था। इस लड़ाई में अब हुमायूं के बिना बादशाहत का शासन था और काबुल और कंधार कामरान के हाथों में था और अगले 2.5 वर्षों तक वह सिंध और उसके आसपास के इलाकों में भटकता रहा और राज्य वापस पाने के लिए तरह तरह की योजना बनाता रहा, लेकिन ना तो सिंध का शासक ना ही मारवाड़ का शक्तिशाली राजा मालदेव ही उसके उपक्रम में कोई सहायता देने के लिए तैयार हुआ। इसी तरीके से बुरी तरह से यह बात हुई कि उसके सगे भाई उसके खिलाफ हो गई और मार डालने के लिए कैद लेने की सज़ा दी गई। इसी बीच हुमायूं ने इन तमाम मुसीबतों और धैर्य को साहस के साथ झेला और यह चारित्रिक बल और असली परिचय इसी दौर में रहा। ये जो हुमायूं का पुस्तकालय है शेर मंडल, उसके बारे में ये बनाया गया है और ये आता है दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा बना हुआ है। शाह के दरबार में शरण मिली तथा इसे 1545 में उसी की सहायता से काबुल और कंधार पर फिर से अधिकार कर लिया था। और शेर खां के खिलाफ हुमायूं की विफलता का मुख्य कारण यह था कि अफगानों की शक्ति का सही अंदाजा नहीं लगा पाया और पूरे उत्तर भारत में अनेक अफगानी कबीले बिखरे हुए थे और यह सुयोग्य नेता के संदर्भ में आता है कि वह उसके अधीन एक होकर वे किसी के लिए भी बड़ी चुनौती बन सकते थे। कुछ इतिहासकारों ने अपने भाइयों के साथ हुमायूं के आरंभिक मतभेदों और उसके चारित्रिक दोषों को जरूरत से ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर पेश किया है और शेर खां के खिलाफ जो संघर्ष चला उसको दोनों लड़ाइयों में उसका शत्रु बेहतर सेनापति साबित हुआ और हुमायूं का जीवन बहुत रूमानियत भरा था। वह शाह से फ़कीर बना और फिर फ़कीर से शाह, शहनशाह से फ़कीर बना, फिर फ़कीर से शाह और 1555 ईस्वी में सूर साम्राज्य के विघटन के बाद उसे फिर दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया और लेकिन उसी अपनी विजय की सफल उपभोग करने के लिए वह बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहा और वह दिल्ली के अपने किले की पुस्तकालय की इमारत की पहली मंजिल से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी प्रिय पत्नी ने किले के निकट उसका एक शानदार मकबरा बनवाया और यह मकबरा उत्तर भारत की स्थापत्य शैली में नए दौर की शुरुआत का एक सूचक है। सूचकांक का दूसरा भव्य गुम्बद इसकी बड़ी विशेषता है। अब आता है शेरशाह और सूर साम्राज्य के बारे में जो 1540 से 1545 ईस्वी तक चला। शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर 67 साल की ढलती उम्र में बैठा था, मतलब कि 67 साल में शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था और उसके आरंभिक जीवन के बारे में कोई खास जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो उसका मूल नाम था
वह फरीद था। उसके पिता जौनपुर के एक छोटा सा जागीरदार थे और उसके पिता की जागीर की देखभाल की जिम्मेदारी संभालते हुए फरीद ने प्रशासन का अच्छा अनुभव प्राप्त कर लिया था। इब्राहिम लोदी की पराजय और मृत्यु के बाद अफगानों के बीच जो अनिश्चितता और अव्यवस्था फैल गई, उसमें से फरीद एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण अफगान सरदार के रूप में उभरा और फरीद को शेर खां की उपाधि खिताब उसके संरक्षक में एक शेर को मारने से दिया गया था और शीघ्र ही शेर खां बिहार के शासक का दाहिना हाथ बन गया और बिहार का एक वास्तविक स्वामी भी बन गया। वहाँ का शासक नाममात्र का शासक रह गया और ये बातें बाबर की मृत्यु के पूर्व की हैं, इसलिए शेरशाह का उदय सहसा ही हुआ और ऐसी बात नहीं थी। शेरशाह में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में स्थापित सबसे बड़े साम्राज्य का शासन किया और साम्राज्य बंगाल से लेकर सिंधु नदी तक कश्मीर को छोड़कर फैला हुआ था और पश्चिम में मालवा और लगभग पूरे राजस्थान में शेरशाह का साम्राज्य था। 1532 ईस्वी में मारवाड़ की गद्दी पर बैठने वाले राजा मालदेव ने बहुत तेजी से पूरे पश्चिमी और उत्तरी राजपूतना पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और शेरशाह के साथ हुमायूं के संघर्ष के दौर में उसने अपना और प्रादेशिक विस्तार किया और जैसलमेर के भाटियों की सहायता से उसे अजमेर को जीत लिया। बीकानेर का जो राजा था बहादुरी से लड़ता हुआ मारा गया था। इसके बेटे कल्याण दास और भीम ने शेरशाह के दरबार में इसकी शरण ली हुई थी। अब राजस्थान का एक जो बड़ा केंद्रीकृत राज्य था वह स्थापित करने के लिए मालदेव के प्रयत्नों से दिल्ली को आगरा की ओर खतरा माना गया और राजपूतों और अफगानों के बीच फौजों की भिड़ंत जो कि 1544 ईस्वी में उसमें अजमेर और जोधपुर के बीच शामिल के स्थान पर हुई थी। इसमें ज़्यादातर ये जो मतलब सभी शासकों के बारे में दिया गया है, तो ये कि हिस्ट्री के बेसिस पे मतलब स्टोरी के बेसिस पे याद कर लेंगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ज़्यादातर उनके कार्यों के बारे में पूछा जाता है। आपको सबसे पहले इनके समय-काल को बता दिया कि समय-काल किसका किस तरीके से रहा, किसके काल में किस तरीके से कार्य हुआ, कौन सी प्रशासनिक पद्धति जो रही है जो आज के संदर्भ में इम्पोर्टेंट है कि आज के संदर्भ में किस तरीके से ये मिलती जुलती है कि उस तरीके की जिस तरीके से प्रशासन चलाया जाता था, आर्थिक स्थिति में किस तरीके से सुधार हुआ, किस तरीके से कुछ आधुनिक तोपखानों का निर्माण हुआ और किस युद्ध तकनीकों का प्रयोग करते थे। कला एवं स्थापत्य के संदर्भ में देखा जाए तो किस तरीके की स्थापत्य कला की शैली का निर्माण हुआ गया। जैसे कि सबसे पहले हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुआ तो उसकी पत्नी के द्वारा कौन सी पद्धति का उसमें उपयोग हुआ गया। फिर इसके बाद धीरे धीरे कुछ जो स्थलाकृतियाँ बनती गईं जो कि अलग अलग तरीके से शाहजहाँ के शासनकाल में अलग, जहांगीर के शासनकाल में अलग, अकबर के शासनकाल में अलग, औरंगजेब के शासनकाल में अलग, किस तरीके से इनका चरमोत्कर्ष का काल कौन से किसका था, किसका टाइम पे कौन से स्थापत्य कला का निर्माण हुआ, किसके में चित्रकारी का निर्माण हुआ। तो इन सब के बारे में ही क्वेश्चन आते हैं। ये आपको पढ़ाया जा रहा है इसके कारण कि आप अगर इसको स्टोरी के बेसिस पे एक सीक्वेंस में याद कर लेते हैं, मतलब एक समझ लेते हैं, एक समझ तौर पे विकसित कर लेते हैं, तो ये रहेगा कि आप चीज़ों को भूलेंगे नहीं। अगर आपको वो चीज़ें एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट नहीं याद है तो आप एक तरीके से इसको एक स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं तो उससे ये रहेगा कि क्वेश्चन अगर आता भी नहीं है तो क्वेश्चन उससे हो जाता है कि इस टाइम पे ये हुआ था तो इस टाइम पे ये हुआ था तो इस की वजह से ये वाला सिचुएशन रहेगा। तो इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने की आसानी हो जाती है, तो उसके संदर्भ में आता है। इसमें आता है फिर कि इस समय जो 10 महीनों की अल्पावधि में ही शेरशाह ने लगभग पूरे राजस्थान को कुचल दिया था और आखिर में सैनिक अभियान कालिंजर तक रहा, कालिंजर का जो मजबूत रहा था। कालिंजर की घेराबंदी के दौरान एक तोप फट गई और जिसमें शेरशाह बुरी तरह से घायल हो गया और किले का अधिकार हो जाने पर खबर सुनने के बाद 1545 में उसकी मृत्यु हो गई। इस तरीके से शेरशाह की मृत्यु है। शेरशाह का जो बेटा था इस्लाम शाह वो गद्दी पर बैठा शेरशाह के बाद, जो कि उसका दूसरा बेटा था और उसने 1553 तक शासन किया। शेरशाह के जो उत्तराधिकारी हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इस्लाम शाह इसका दूसरा बेटा राजगद्दी पर बैठा शेरशाह की मृत्यु के बाद। फिर इसके बाद इस्लाम शाह एक योग्य शासक और सेनापति था, लेकिन इसने ज़्यादातर समय अपने भाइयों के विद्रोह को दबाने और अफगानों के बीच होने वाले कबायली झगड़ों को निपटाने में लगा रहा। इस तरीके से अब शेरशाह की देन के बारे में बात कर लेते हैं। शेरशाह की देन के अंतर्गत देखा जाए तो सूर साम्राज्य की कई दृष्टियों से दिल्ली सल्तनत का सांतत्य और चरम परिणति में था और बाबर व हुमायूं के शासनकाल को उस सांतत्य के बीच पड़ने वाले अंतराल के रूप में माना जाता है। अपने साम्राज्य को एक छोर से दूसरी छोर शांति व्यवस्था पुनर्स्थापना शेरशाह के प्रथम प्रमुख था योगदानों में गिनी जाती है। डाकू और लुटेरों से वह सख्ती से पेश आया और भूराजस्व से अदा करने और उससे सरकार के
हुक्म मानने से इनकार करने वाले जमींदारों के साथ उसने बहुत लड़ाई की। शेरशाह का इतिहासकार अब्बास सरवानी बताता है कि जमींदार लोग इतने डर गए थे कि उनमें किसी ने भी उसके खिलाफ विद्रोह का झंडा उठाने और उसके खिलाफ गुजरने वाले यात्रियों को सताने की हिम्मत नहीं की हुई थी। शेरशाह ने अपने राज्य में वाणिज्य, व्यापार, उत्थान और संचार सुविधाओं के सुधार की पर विशेष ध्यान दिया और उसमें पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर बंगाल में सोनागांव तक पहुंचने वाली पुरानी शाही सड़क, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है, उसे फिर से चालू करवाया और आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ तक की एक सड़क बनवाई, जो कि स्पष्ट ही गुजरात के बंदरगाहों की पहुंचने तक सड़क से जुड़ी हुई थी। और एक तीसरी सड़क उसने लाहौर के मुल्तान तक बनवाई हुई थी। पश्चिम और मध्य एशिया जाने वाले करवाओं को यात्रा शुरू कर दी और इसके अंतर्गत दो दो कोस की दूरी की सराएं बनवाई। उस सराएं सुरक्षित की अधिष्ठा व्यवस्था से युक्त विश्राम गृह थे, जहां यात्री चैन से रात बिता सकते थे और अपना माल सुरक्षित रख सकते थे। इन सराओं में हिंदू और मुसलमानों के रहने के लिए अलग अलग स्थानों की व्यवस्था बताई और हिंदू यात्रियों को बिस्तर और भोजन देने और उनके घोड़ों को दाना देने का काम इंतजाम करने के लिए इन सरायों को ब्राह्मणों को नियुक्त किया था। और अब्बास खां कहता है कि इन सरायों का यह नियम था कि इनमें से जो भी दाखिल होता था उसे सरकार की ओर से अपनी पत्र प्रतिष्ठा के अनुरूप सुविधाएं, भोजन और उसके पशु के लिए चारा दिया जाता था। तो इसके अंतर्गत आता है ये जो बनाया गया है सासाराम स्थित शेरशाह का ये मकबरा है, जो कि सासाराम में बना हुआ है। अब आता है हमारा नेक्स्ट अध्याय मुगल साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के संदर्भ में अकबर के काल के बारे में। अकबर के काल के संदर्भ में देखा जाए तो जब हुमायूं बीकानेर से पीछे हट रहा था, उस समय अमरकोट के राणा ने बहुत दिलेरी के साथ उसे शरण और सहायता दी थी। वहीं अमरकोट में 1542 ईस्वी में उसकी पत्नी ने अकबर को जन्म दिया था और मुगल राजवंश का सबसे महान सम्राट वह साबित हुआ। तो जब हुमायूं वहां से ईरान भागा तो शिशु अकबर को उसके चाचा कामरान ने बंदी बना लिया, लेकिन उसने अपने भतीजे के साथ अच्छा व्यवहार किया। हुमायूं द्वारा कंदहार पर कब्जा करने के बाद अकबर को फिर से अपने माता पिता के वात्सल्य का प्राप्त हुआ और हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब में कालानौर नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों के खिलाफ युद्धरत मुगलिया फौज की कमान संभालते हुए था और कालानौर में ही मात्र 13 साल 4 महीने की उम्र में उसके सिर पर मुगलिया वंश का ताज रख दिया गया। यह ताज जो था वह कांटों का ताज था, क्योंकि आगरा से परे अफगान लोग अब भी शक्तिशाली थे और हेमू के नेतृत्व में आखिरी फैसले के लिए नए सिरे से संगठित थे। उधर काबुल पर भी शत्रु ने घेरा डाल दिया और पराजित अफगान नेता सिकंदर सुर शिवालिक की पहाड़ियों में भटक रहा था, परंतु अकबर के उस्ताद और हुमायूं के विश्वस्त तथा प्रिय अधिकारी बैरम खान ने इस तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना किया और इस सामर्थ्य का परिचय दिया कि मुगल बादशाह का वकील बना दिया गया और खान ए खानन का खिताब भी दिया गया। और हेमू की ओर से उपस्थित खतरे में सबसे गंभीर माना जा रहा था और चुनार से लेकर बंगाल की सीमा तक के शेरशाह के एक भतीजे आदिल शाह में अधिकार था तथा हेमू ने अपना जीवन इस्लाम शाह के अधीन एक बाजार अधीक्षक के रूप में आरंभ किया था, लेकिन आदिल शाह की सेवा में उसकी दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की हो गई थी और उसने कुल 22 लड़ाइयाँ लड़ी थी और उसने एक में भी हार का मुँह नहीं देखा था। और आदिल शाह ने उसे विक्रमजीत का खिताब देकर उसको वजीर नियुक्त किया था और शाह ने मुगलों को निकाल बाहर करने के लिए उसी दायित्व को सौंप दिया था और हेमू ने आगरा को अधिकार कर लिया और 50,000 घुड़सवारों और 500 हाथियों का एक दास्ताना के साथ दिल्ली की ओर बढ़ा। एक घमासान लड़ाई में हेमू ने दिल्ली के निकट मुगलों को हरा दिया और नगर पर कब्जा कर लिया, लेकिन बैरम खान ने इस स्थिति को सामना करने के लिए तत्परता के साथ कदम उठाए। तो इस तरीके से मुगलों और हेमू के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच पानीपत के मैदान में भिड़ंत हुई, जो कि 5 नवंबर 1526 को हुई, जो कि एक मुगल टुकड़ी ने हेमू को तोपखाने को पहले ही कब्जा कर लिया था और इसमें लड़ाई का रुख हेमू के पक्ष में ही था। तभी हेमू की आंख में एक तीर लगा और वह मूर्छित हो गया और नेतृत्व विहीन अफगान सेना पराजित हो गई और हेमू को बंदी बनाकर मार डाला गया। इस तरह अकबर को वस्तुतः अपना साम्राज्य नए सिरे से जीतना पड़ा। तो इस तरीके से जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ उस टाइम पे हेमू और अकबर के बीच हुआ, जिसमें हेमू की हार हुई। हार क्या हुई, उसकी आंख में तीर चला गया और वो मूर्छित हो गया और उसकी जो सेना थी नेतृत्व विहीन होने के कारण ये सेना भी हार गई। आरंभिक दौर में अमीरों के साथ संघर्ष के बारे में देखा जाए, जो कि 1526 से 67 के बीच का समय है। बैरम खान लगभग 4 वर्षों तक साम्राज्य का सूत्रधार बना रहा। इस दौरान अमीरों को पूरे तौर पर नियंत्रण रखा और काबुल पर आए खतरे को टाल दिया और साम्राज्य की सीमाओं को लेकर काबुल से लेकर पूर्व में जौनपुर और पश्चिम में अजमेर तक पहुंचा दिया गया।
इस तरीके से अकबर ने चतुराई से काम किया और शिकार के बहाने वह आगरा से रवाना हो गया और दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में एक फरमान जारी करके उसने बैरम खां को वकील के पद से बर्खास्त कर दिया गया और सभी सरदारों को व्यक्तिगत रूप से दिल्ली में आकर अपनी अपनी वफादारी का इजहार करने की हिदायत दे दी गई। इस तरीके से अकबर ने बहुत सौहार्द के साथ उसका स्वागत किया, बैरम खां का स्वागत किया जब उसने आत्मसमर्पण किया तो, और उसके सामने दरबार और या दरबार से बाहर कहीं भी साम्राज्य की सेवा करने या हज के लिए मक्का चल जाने का विकल्प रखा। बैरम खां ने दूसरे विकल्प को चुना, लेकिन जब वह मक्का जा रहा था तभी अहमदाबाद के निकट पाटन नामक स्थान पर एक अफगान ने उसकी रंजिश थी कि उसे मार डाला और बैरम की पत्नी और उसका एक छोटा बच्चा अकबर के सामने आगरा लाए गए। और बैरम खां की विधवा रिश्ते में उसकी बहन थी जिसे उसे विवाह कर लिया था और बच्चे को अपने बेटे की तरह पाला। यही बालक आगे चलकर अब्दुल रहीम खान खाना के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने साम्राज्य के कुछ एक सर्वाधिकार महत्व और अन्य सैनिक और सैनिक पदों पर काम किया। बैरम खां से अकबर के मुकाबले और बाद के उसके परिवार के साथ किए गए व्यवहार से अकबर के चरित्र की अपनी कुछ खास खूबियां उजागर होती हैं, और यह एक बार वह कोई काम करने का इरादा बना लेता था तो फिर उसमें तनिक भी आगे पीछा नहीं करता था। जिस शत्रु ने उसके सामने हार मान ली थी उसके प्रति उदारता का व्यवहार करने में वह कुछ उठा नहीं सकता था। बैरम खां के विद्रोह के दौर में अमीरों के कई कुछ अलग अलग अमीर भी रहे जिनमें राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय रहे, और अकबर को पालने वाली उनकी माता महामंगा और उनके रिश्तेदार भी शामिल थे। महामंगा जो थी वह शीघ्र ही राजनीति से विमुख हो गई, लेकिन उनका बेटा आदम खां उतावले किस्म का विवेक शून्य युवक था और उसने मालवा पर आक्रमण करने वाली सेना को कमान देकर वहां भेजा और वह एक स्वतंत्र व्यक्ति के तौर पर व्यवहार किया, और इस तरह कमान छीन ली गई और वजीर के पद से मांग की, और यह मांग मंजूर नहीं की गई तो वजीर को उसके दफ्तर में छुरा घोंप दिया और अकबर आग बबूला हो उठा, जिससे उसे किले के कंगूर में नीचे फेंकवा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन अकबर को अपनी सत्ता की धाक पूरे तौर पर कायम करने के लिए कई साल लगे। उमरा वंश के उज्बेकों का एक गुट जबरदस्त गुट था। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और मालवा के वे कई महत्वपूर्ण पदों पर आसीन थे। इन क्षेत्रों में शक्तिशाली अफगानों को दबाकर उन्होंने साम्राज्य की अच्छी सेवा की, परंतु वे बहुत उद्ग्रत हो गए और युवा बादशाह की अनसुनी कर रहे थे। 1561 ईस्वी और 1567 ईस्वी के बीच कई बार विद्रोह कर बैठे और अकबर के खिलाफ मैदान में उतरना पड़ा। 1565 के विद्रोह में अकबर ने प्रतिज्ञा ली कि जब वह उन्हें जड़ से नहीं उखाड़ फेंकेगा तो अपनी राजधानी जौनपुर में ही रखेगा। इसी बीच मिर्जाओं ने भी तैमूरी वंश के थे और वैवाहिक संबंधों से अकबर से जुड़े हुए थे, और बगावत के इलाके में अव्यवस्था एक तरीके से फैल गई। और इन सबसे प्रोत्साहित होकर मिर्जा हकीम नामक अकबर का एक सौतेला भाई, जिसे काबुल पर अधिकार कर लिया था, पंजाब में घुस आया और उसने लाहौर पर डेरा डाल लिया और उज्बेक विद्रोहियों से बजाबता उसे अपना बादशाह घोषित कर लिया। दिल्ली में हैमू को बंदी बनाए जाने के बाद से अकबर के समक्ष उपस्थित यह सबसे गंभीर संकट था कि उसने संकल्प और किस हद तक सौभाग्य के बल पर अकबर ने इस मुसीबत पर भी विजय पाई और जौनपुर से उसे लाहौर के लिए कूच किया और मिर्जा हकीम की वहाँ से भागना पड़ा। तो इस तरीके से ये स्थिति देखने को मिली। फिर आता है कि साम्राज्य और प्रारंभिक विस्तार के बारे में बात की जाए कि बैरम खां के अभिवक्त में समय में मुगल साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार हुआ था और अजमेर के अलावा उस दौर में सबसे महत्वपूर्ण जीत मालवा थी। उस दिनों मालवा का शासक युवा बाज बहादुर था और उसके विभिन्न गुणों की और उसकी संगीत प्रवणता और काव्य पढ़ता भी शामिल थी, जिसमें दोनों कलाओं में समान रूप से निष्ठाड़ और अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध रूपमती के साथ बाज बहादुर की प्रेम कथाएं लोक विदित हैं, जिनके शासनकाल में मांडू संगीत के एक विख्यात केंद्र बन गया। लेकिन बाज बहादुर ने अपनी सेना की कोई ध्यान नहीं दिया और मालवा पर किए गए आक्रमण का नेतृत्व अकबर को पालने वाली उसकी माता महामंगा के बेटे आदम खां ने किया। बाज बहादुर बुरी तरह से पराजित हुआ और उसने लूट का भरपूर माल मुगलों को हाथ दिया और रूपमती भी शामिल थी, जिसमें आदम खां के हरम में जाने की बजाय आत्महत्या करना बेहतर समझा। आदम खां और मालवा से प्रतिक्रिया हुई बाज बहादुर ने अपना खोया हुआ राज्य वापस पाने की कामयाबी हासिल की हुई थी। बैरम खां के विद्रोह से निपटने के बाद अकबर ने मालवा के खिलाफ दूसरी बार सेना भेजी और बाज बहादुर को मालवा छोड़कर भागना पड़ा और उस समय बाद मेवाड़ के राणा की शरण में रहा। इस इलाके से दूसरे इलाके में कुछ दिनों तक भटकते रहने के कारण आखिर वह अकबर के दरबार में पहुंच गया और बादशाह ने मनसबदार बना लिया और इस मालवा का विस्तृत प्रदेश मुगल शासन के अधीन आ गया।
और उसी समय पर मुगल सेना में गढ़कटंगा राज्य को रौंद दिया और इस राज्य में नदी घाटी और आधुनिक मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा शामिल था और दोनों प्रदेश को श्रेय अमनदास था और जिसका जीवन काल 15वीं सदी के उत्तरार्ध में पड़ता था। अमनदास ने रायसेन जीतने की गुजरात के बहादुर शाह की मदद की थी, जिसे संग्राम शाह का खिताब मिला और गढ़कटंगा राज्य में गोंड और राजपूत सरदारों के कई छोटे छोटे इलाके इसके अंतर्गत शामिल थे। और संग्राम शाह के महोबा के प्रसिद्ध चंदेल राजघरानों की एक राजकुमारी से अपने बेटे का विवाह अपनी स्थिति की ओर सुदृढ़ किया और पत्नी और कोई नहीं इतिहास की प्रसिद्ध रानी रूपमती थी। तो इसके संदर्भ में बताएं, रानी को शीघ्र ही वैधव्य का दुर्भाग्य झेलना पड़ा था और उसके नाबालिग बेटे को गद्दी पर बैठा दिया गया और बहुत ही ओज और उत्साह से वह राज करने लगे। और वह बहुत अच्छी निशानेबाज थी, धनुष बाण और बंदूक दोनों हथियार के मामले में वह शिकार की शौकीन थी और एक समकालीन विवरण के अनुसार उसका यह दस्तूर था कि जब कभी उसे कहीं भी किसी शेर के दिखाई देने की खबर आती थी तो वह उसे मार नहीं लेती थी जब तक वो पानी नहीं पीती थी। उसने पड़ोसी राज्यों के लिए कई सफल युद्ध किए और इन पड़ोसियों में एक बाज बहादुर भी था। जाहिर है कि मुगलों की मालवा विजय के बाद भी ये सीमावर्ती मुठभेड़ें चलती रही। इस बीच रानी की बेशुमार दौलत और अतुलित सौंदर्य की कहानियां भी सुनकर इलाहाबाद के सूबेदार आसफ खां का लोभ जाग उठा और उसने बुंदेलखंड की ओर 10,000 घुड़सवारों की लेकर आगे बढ़ा और रानी के सिर आए इस आसन्न संकट का लाभ उठाकर गड़ा के कुछ अर्धसुसंत शासकों से गौड़ स्वराधीनता का जुआ अपने कंधों पर उतार फेंका और रानी ने इस छोटी सी सेना से ही रह गई और उसके आसफ खां ने सेना में जमकर लोहा लिया। घायल हो जाने के बाद भी वह बहादुरी से लड़ती रही और जब उसने लगा कि उसकी हार निश्चित है तो बंदी बनाए जाने का खतरा है तो उसने खुद ही छुरा घोंपकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। उसके बाद आसफ खां ने आधुनिक जबलपुर के निकट रानी की राजधानी चौरागढ़ पर अधिकार कर लिया और अबुल फजल कहता है कि लूट में इतने जवाहरात, सोना और चांदी तथा दूसरी मूल्यवान वस्तुएं मिली कि उनके एक अंश का हिस्सा लगाना भी असंभव है। लूट के इस दौर में माल में आसफ खां ने दरबार को सिर्फ 200 हाथी भेजे, बाकी सब अपने पास रख लिए और रानी की छोटी बहन कमला देवी को दरबार में भेज दिया गया। उज्बेक विद्रोहियों से निपटने के लिए अकबर ने आसफ खां को गैरकानूनी तौर पर हथियाई गई बेशुमार दौलत और अपने हवाले कर देने की मजबूर कर दिया और मालवा की सीमा पर स्थित इस दुर्ग को लेकर गढ़कटंगा संग्राम शाह के छोटे भाई चंद्र शाह को लौटा दिया। और अगले 10 वर्षों के दौरान अकबर ने राजमहल की राजस्थान के ज़्यादातर हिस्सों पर अपना आधिपत्य कर लिया और बंगाल और विजय भी जीत लिया और मध्य राजस्थान का अधिकार कर कुंजी माना जाता था। और उस टाइम पे आगरा से पहुंचते ही सबसे छोटा रास्ता चित्तौड़ होकर गुजरता था, लेकिन बढ़कर चित्तौड़ को राजपूतों की पिरोत्रोध का भावना का प्रतीक रही। तो इस तरीके से रहा। अब चित्तौड़ के पतन के बाद रणथंभौर को जीता गया और राजस्थान के सबसे शक्तिशाली दुर्ग के रूप में प्रसिद्ध था और इसमें फलस्वरूप बीकानेर और जयपुर सहित राज्यों में राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। और बहादुर शाह की मृत्यु के बाद गुजरात में बहुत बदहाल स्थिति थी और इसमें उर्वरा और इसके अति शिल्प एवं बाहरी दुनिया के आयात निर्यात का भी एक महत्व के तौर पर देखा जाता है। तो इस संदर्भ में ये हुआ। फिर आता है इनकी अकबर की जब सेना सूरत पर घेरा डाली तो उस टाइम पे स्वयं अपने 200 लोगों की एक छोटी सी टुकड़ी लेकर उसने आवेर के मानसिंह और मागवान दास की शामिल थे और माही नदी पार करके मिर्जाओं का हल्ला बोल दिया था। और कुछ समय बाद अकबर की ज़िंदगी खतरे में पड़ गई, लेकिन उसने हमले की दुर्दलता से अपनी मिर्जाओं के पैर उखड़ गए, इसके अंतर्गत आता है। फिर इनके अकबर के शासनकाल के प्रशासन के बारे में बात की जाए तो गुजरात विजय के बाद एक दशक का दौर शुरू हुआ। अकबर के साम्राज्य की प्रशासनिक समस्याओं की ओर ध्यान देने का अवसर था और इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद शेरशाह द्वारा स्थापित प्रशासनिक तंत्र अस्त व्यस्त हो गया था। इसलिए अकबर को नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ी और अकबर के सामने एक बड़ी समस्या भू राजस्व की रही। शेरशाह की एक प्रणाली आरंभ की थी जिसके तहत जोते गए क्षेत्रों को पैमाइश कराकर एक केंद्रीय अनुसूची में रे तैयार करवाई जाती थी और जिसमें जमीन के उपजाऊ आधार पर किसानों की फसलवार देनदारियां तय की जाती और इस अनुसूची में हर साल कीमतों की केंद्रीय अनुसूची में तब्दील कर दिया गया। और अकबर ने शेरशाह की प्रणाली को अपनाया, लेकिन शीघ्र ही उसे पता चल गया कि कीमतों की केंद्रीय अनुसूची तय करने में बहुत देर लगती है, तो इसके अंतर्गत होता है। अकबर ने वार्षिक राजस्व निर्धारण की प्रणाली जो थी वह फिर से प्रारंभ की और कानूनगो लोगों को जमीन के वंशानुगत जोड़तेदार और साथ ही स्थानीय परिस्थितियों से भली भांति अवगत स्थानीय अमले भी हुआ करते थे और आदेश दिया गया कि वास्तविक उपज, खेती की हालत, स्थानीय कीमतों आदि के बारे में जानकारी भेजी गई। गुजरात के लौटने के बाद अकबर ने भूराजस्व की व्यवस्था को व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना आरंभ किया और पूरे उत्तर भारत में करोरी नामक स्थान से जाने वाले भर्ती किए गए और उसमें प्रत्येक 1 करोड़ दाम वसूल करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई और साथ ही इसमें
कानूनगों के द्वारा भेजे गए आंकड़ों की भी जांच करते और वास्तविक उपज, स्थानीय कीमतों, उत्पादकता आदि के बारे में कानूनगों से प्राप्त होती है। और एक नई प्रणाली शुरू की गई जिसमें 10 साला, जिसे 10 साला कहा जाता था। और इस प्रणाली के तहत पिछले 10 या 10 साल के दौरान अलग अलग फसलों की औसतों, उपजों और उनकी औसत कीमतों के हिसाब लगाया गया और 1/3 भाग और राज्य का हिस्सा तय किया गया और राज्य की मांग और नकद की नस्ल में सामने इस तरीके से रखी गई। बाद में इसमें भी सुधार किया गया और स्थानीय कीमतों पर ध्यान रखा गया। और इतना ही कहीं एक किस्म की उपज वाले अलग अलग परगनों को भी पृथक राज्यों से निर्धारण किया गया। और इस प्रणाली के कई लाभ रहे। जिस समय पर लोहे की कड़ियों को जुड़े बांस के लग्गों से बोए गए रकबों को नापा जाता था और उस समय किसानों और राज्य दोनों में मालूम हो जाता था कि राज्य से कितना होगा। और सूखे, बाढ़ आदि के कारण फसलें नष्ट हो जाती थी। अकबर के अधीन जो राजस्व निर्धारण की और प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता था वह आम और शायद सबसे पुरानी प्रणाली होती थी, जिसे बटाई या गल्ला बक्सी कहा जाता था। और इस प्रणाली में उपज निर्धारित अनुपात में किसानों और राज्य के बीच बांट दी जाती थी। फसल धोने के बाद या काट कर बोझा बांधने के बाद और जब खेत में खड़ी होती थी उसे बांट लिया जाता था। और इस प्रणाली में बहुत न्यायपूर्ण माना जाता था, क्योंकि इसके लिए फसल की कटनी के समय उसके पकते पकते ईमानदार सरकारी अमलों में एक फौज की मौजूदगी मजबूत रहती थी। अकबर के अधीन व्यापक रूप से प्रचलित एक तीसरी प्रणाली का नाम था नसक। मालूम होता है कि इस मतलब का किसान द्वारा अतीत से अदा किए गए जाने वाले राजस्व के आधार पर उसकी मौजूदा देनदारियों के बारे में लगाया गया एक मोटा हिसाब था। इसलिए कुछ अत्याधुनिक विद्वानों की राय है कि वह राजस्व निर्धारण की एक अलग पद्धति नहीं बल्कि किसान की देनदारियों का हिसाब लगाने का एक तरीका भर था। और कुछ किसानों ने राजस्व निर्धारण की दूसरी स्थानीय पद्धतियां भी चलती रहीं और भू राजस्व तय करने में कृषि के सातत्य का ध्यान रखा जाता था। और जिस जमीन पर लगभग हर साल खेती की जाती हो उसे पूलज कहा जाता था और जब उसमें खेती नहीं की जाती थी तो उसे परती भूमि कहा जाता था। परती भूमि जमीन की खेती की जाती थी, उस पर पूरा राजस्व पूलज देना पड़ता था। और जमीन लगातार 2-3 साल तक पड़ती रहती थी तो उसे चाचर कहा जाता था। और इस ज़्यादा समय तक पड़ती रहने वाली जमीन को बंजर भूमि कहा जाता था। तो इस तरीके से भूमि के संदर्भ में आता है। कृषि के सुधार और विस्तार में अकबर ने गहरी दिलचस्पी थी। उसने अमीर अमलों को किसानों के पितृवत व्यवहार करने का कहा और ज़रूरत के वक्त हिसाबों को बीज और औजार, पशुओं आदि के लिए ऋण या तकावी देना, आसान किस्तों में उसकी वसूली करनी थी और किसानों में अधिक से अधिक जमीन में खेती करने और बेहतर किस्म की फसलें उगाने के लिए इसे प्रोत्साहित किया गया। दहसाला प्रणाली, जो कि दहसाला बंदोबस्त नहीं थी, वह ना ही कोई स्थायी बंदोबस्त थे। राज्य को उसमें परिवर्तन करने का अधिकार था और लेकिन कुछ परिवर्तनों के साथ अकबर की व्यवस्था 17वीं सदी के अंत तक मुगल साम्राज्य की भूराजस्व प्रणाली का आधार बनी। और जब्ती प्रणाली का संबंध राजा टोडरमल से जोड़ा जाता है और उसमें कभी कभी टोडरमली व्यवस्था भी कहा जाता है। टोडरमल जो था वह एक मेधावी राजस्व अधिकारी था जिसने कुछ समय तक शेरशाह के अधीन काम किया और अकबर के अधीन उभरते हुए कुशल राजस्व अधिकारियों में से एक था। मनसबदारी पद्धति और सेना के बारे में बात की जाए तो एक शक्तिशाली सेना के बिना अकबर ने अपने साम्राज्य का अभूतपूर्व विस्तार कर सकता था, ना उस पर नियंत्रण स्थापित रख सकता था। और इस प्रयोजन के लिए उसने उत्तराधिकारियों के वर्ग और सेना को संगठित किया और उसके लिए जरूरी था। अकबर ने मनसबदारी पद्धति के द्वारा इन दोनों लक्ष्यों को सिद्ध किया और इस पद्धति में प्रत्येक अधिकारी को एक दर्जा या मनसब दिया जाता था, जिसमें निचला दर्जा 10 का था और सबसे ऊपर का दर्जा 500 का था। सरदारों के वर्ग के लिए था और शाही घरानों के लोगों में इसमें सबसे ऊंचा मनसब दिया जाता था। इसमें मनसबदारी से रिलेटेड आपका यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अकबर के शासनकाल में अंतिम दौर पर 5000 मनसब को बढ़ाकर 7000 बना दिया गया और इसमें मिर्जा अजीज कोका और राजा मानसन इन दोनों सरदारों को इस उच्चतम मनसब से सम्मानित किया गया। और इस परिसीमा को बुनियादी तौर पर औरंगजेब के शासनकाल तक कायम रखा गया और ये दर्जे मोटे तौर पर 2 भागों में विभक्त हुआ, जिसमें जात और सवार। जात जो होते थे उसका मतलब होता था व्यक्तिगत, और जात से व्यक्ति का व्यक्तिगत दर्जा निर्धारित होता था और वेतन भी तय होता था। सवार दर्जा सूचित करता था कि कितने सवार रखना अपेक्षित है और जिस व्यक्ति से अपने जाति या व्यक्तिगत दर्जे के अनुरूप सवार रखने की अपेक्षा की जाती थी उसके दर्जे की पहली कोटि में रखा जाता था और उसे दूसरी कोटि में, और जिससे उससे कम सवार रखना अपेक्षित था उसे तीसरी कोटि में रखा जाता था। इस तरह हर मनसब की 3 कोटियाँ हुआ करती थी और इस बात पर ध्यान रखा जाता था। और सरदारी लोग जो होते थे उनकी सवार भर्ती होती थी और इसमें कुछ अनुभवी भी होते और उनके अच्छे घोड़े भी होते थे।
इस तरीके से इनकी एक स्थिति होती थी। आदर्श स्थिति यह होती थी कि हर 10 घुड़सवारों के लिए एक मनसबदार 20 घोड़े रख सकता था, और यह इसलिए ज़रूरी था क्योंकि कूच के दौरान घोड़े बदलने पड़ते थे और ऐसा लड़ाई में करना पड़ता था। और इसमें 10:20 के अनुपात में नियम का पालन किया जाता था, जो मुगल अश्वारोही सेना का प्रभाव था। एक ऐसी व्यवस्था की गई कि हर अमीर और सरदार की टुकड़ी मुगल, पठान, हिंदुस्तानी और राजपूत चारों जातियों के सवार थे, और इस प्रकार अकबर ने कबायली और संकीर्णतापूर्ण शक्तियों को कमजोर करने की कोशिश की हुई थी। सवारों के अलावा इन टुकड़ियों में बंदूकची, धनुर्धर, रास्तों का पता लगाने और उन्हें साफ करने वाले सैनिकों की भर्ती भी की जाती थी, जिसमें सवार का औसत वेतन 20 रुपये माहवारी था और ईरानियों और तुरानियों में कुछ ज़्यादा दिया जाता था। इसमें सैनिकों को देय वेतन की राशि मनसबदार के व्यक्तिगत वेतन में जोड़ दी जाती थी और मनसबदारों को नगद के बदले जागीरें दे दी जाती थी और कभी कभी उन्हें नगद वेतन भी दिया जाता था। और अकबर को जागीर प्रथा पसंद नहीं थी, लेकिन उसकी जड़ें इतनी गहरी जमी हुई थी कि उसे मिटा नहीं सकता था, चूँकि जागीरदार को कोई वंशानुगत अधिकार प्रदान नहीं था। ऐसा ही क्वेश्चन आया था कि जो मनसबदार होते हैं वह वंशानुगत होते थे या फिर उनको वैसे नियुक्त किया जाता था। और जो जागीर के संदर्भ में है कि उनको जागीरें पहले से दी जाती थी या फिर नगद के रूप में प्राप्त होती थी, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। तो इसमें इसी बीच में ही क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके लिए उसका मतलब सिर्फ यह था कि भूराजस्व राज्य को अदा करें और जागीरदार के पास चला जाता था। मुगलों के अधीन विकसित मनसबदारी प्रथा एक विलक्षण और विशिष्ट व्यवस्था थी, जिसका भारत से बाहर ऐसी किसी प्रचलित व्यवस्था में कोई पूर्ण साम्य नहीं था। मनसबदारी प्रथा का मूल चंगेज खां की व्यवस्था से देखा जाता है, जिसमें अपनी सेना का संगठन 10 प्रणाली के आधार पर किया और कमान की सबसे छोटी इकाई 10 की हुआ करती थी और सबसे बड़ी तोमान यानी कि 10,000 की हुआ करती थी। और मंगोल प्रणाली ने कुछ हद तक दिल्ली सल्तनत की सैन्य व्यवस्था को क्रमशः 100 और 1000 सिपाहियों के नायक के बारे में सुनने को मिलता है, और 100 सिपाहियों का नायक सादी और 1000 का हजारा कहलाता है। लेकिन बाबर और हुमायूं के अधीन सैन्य व्यवस्था की हम ठीक ठाक जानकारी इसमें नहीं है। मनसबदारी प्रथा कब आरंभ हुई, इस संबंध में कोई विवाद है, क्योंकि सवार का दर्जा पहले भी विद्यमान था, परंतु वर्तमान खोजें बताती हैं कि जात और सवार की दोहरी व्यवस्था शासन के 40वें हिस्से में वर्ष में लागू की गई थी, जिसमें 500 जात के नीचे दर्जे वाले को मनसबदार यानी कि 500 से 2500 तक वाले जात को अमीर और 2500 से अधिक जात वाले को लोग अमीर उम्दा या उम्दा ए आजम कहलाते थे। लेकिन कभी कभी मनसबदार शब्द का प्रयोग 3 दर्जों के लिए हुआ है। रुतबे के अलावा इस वर्गीकरण को एक और भी महत्व का कि अमीर या अमीर और उम्दा दूसरा अमीर मनसबदार का काम करता था और लेकिन मनसबदार के अधीन नहीं होता था। इस प्रकार 5000 जात व्यक्ति के अधीन 500 की जात वाला अमीर या मनसबदार काम कर सकता था और 4000 दर्जे वाले व्यक्ति में 400 तक की मनसबदार का काम कर सकता था। और सजा के तौर पर मनसबदार का जो दर्जा था वह नीचे गिराया जा सकता था और इस तहत सैनिकों और सैनिक अधिकारियों की सेवा संवर्ग आता था। मनसबदार से आशा की जाती थी कि वह अपने वेतन में वह निर्धारित संख्या में रखे जाने वाले घोड़ों, हाथियों, महारवाहों, पशुओं, ऊँट, खच्चरों, गाड़ियों पर होने वाला खर्च भी पूरा करे, इसके अंतर्गत आता था। अब आता है इसमें सरकार के गठन के संदर्भ में कि स्थानीय शासन के संगठन में अकबर ने कोई परिवर्तन नहीं किया, परगने और सरकारें पूर्ववत कायम रहीं। सरकार के मुख्य अधिकारी फौजदार और अमल गुजार होते थे। फौजदार शांति व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होता था और अमल गुजार का काम भू राजस्व निर्धारित करना, उसे वसूल करता था। साम्राज्य के प्रदेश जागीर, खालसा और इस्लाम में विभाजित थे। खालसा गांवों की आमदनी सीधे शाही खजाने में जाती थी और इनाम भूमि वह भूति थी जिसमें विद्वानों और धर्म तत्वज्ञों को आवंटित की जाती थी। जागीरें सरदार और रानियों सहित शाही परिवारों के सदस्यों के लिए आवंटित की जाती थी और अमल गुलजारों को सामान्य तौर पर सभी प्रकार की जोतों पर निगाह रखने की आशा की जाती थी। इस तरीके से रहा। अकबर ने केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों पर संगठन विशेष ध्यान दिया। उसने केंद्रीय शासन प्रणाली में दिल्ली सल्तनत के काल में विकसित शासन संरचना पर आधारित थी, लेकिन विभिन्न विभागों के कार्यों को सावधानी के साथ पुनर्गठित किया गया और राजकाज के संचालन के लिए बारीकी से नियम बनाए गए और इस प्रकार उसने शासन प्रणाली की एक नई शक्ल दी जिसमें नई जान फूंकी। मध्य एशियाई और तैमूरी परंपरा का एक सर्वशक्तिमान वजीर रखने की थी, जिसके अधीन विभिन्न विभाग काम करते थे और उसका वह प्रधान रहता था। वह प्रजा और प्रशासन के बीच एक मुख्य कड़ी का नेता होता था और वकील की हैसियत से बैरम खान जो था वह सर्वशक्तिमान वजीर की ही सत्ता का उपभोग करता रहता था।
सैनिक विभाग का जो प्रधान था वह मीर बख्शी हुआ करता था। सरदारों के संगठन का प्रधान दीवान नहीं था बल्कि मीर बख्शी माना जाता था। इसलिए इस पद पर सिर्फ प्रमुख सरदारों को ही नियुक्त किया जाता था और मनसबों पर नियुक्ति या तरक्की की सिफारिश मीर बख्शी के जरिए की जाती थी। राजा की सिफारिश स्वीकार कर लेने पर वह पुष्टि के लिए दीवान के पास भेजा जाता था और वह नए नियुक्त मनसबदार के नाम जागीर भी आवंटित कर सकता था। इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता था। साम्राज्य की खुफिया और सूचना एजेंसियों का प्रधान भी मीर बख्शी होता था और खुफिया अधिकारी वरीद और सूचना अधिकारी वाकई साम्राज्य के सभी हिस्सों में तैनात थे। मीर बख्शी इन रिपोर्टों में दरबार के सम्राट के समक्ष पेश किया जाता है। इस तरह से देखा जा सकता है कि दीवान और मीर बख्शी लगभग एक दूसरे के समकक्ष थे और एक दूसरे पर अंकुश लगाते थे। तीसरा महत्वपूर्ण पदाधिकारी मीर समान होता था। वह सम्राट की गृहस्थी का प्रबंध करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। हरम की ज़रूरतों का सारा सामान वही जुटाता था और वही उसकी व्यवस्था करता था। इतने बहुत से सामान साहसी कर्मशालाओं की देखरेख में बनाए गए थे जिन्हें कारखाना कहा जाता था। न्याय विभाग जो था चौथा महत्वपूर्ण विभाग था। इसका प्रधान आला काजी होता था। कभी कभी एक ही व्यक्ति को आला काजी और आला कदर इन दोनों पदों पर नियुक्त किया जाता था। आला सदर जो होते थे वह सभी धर्मार्थ अनुदानों के लिए जिम्मेदार होते थे और इस प्रकार इस पदाधिकारी के हाथों में काफ़ी सत्ता होती थी। वह लोगों को उपकृत करने की स्थिति हुआ करती थी। विभिन्न लोगों के जिम्मे में जो दान की गई भूमि थी उसे सावधानी से जांच पड़ताल करने के बाद अकबर ने इनाम की भूमि को जागीर और खालिसा भूमि से अलग कर दिया और इनामों की ज़मीनों के दान और उनके प्रबंध के लिए 6 हलकों में इसे विभाजित कर दिया। अकबर के द्वारा अपनी दिनचर्या इस तरह से बनाई गई कि उसने रियाना और मंत्रियों को उससे मिलने की सुविधा प्राप्त होती थी और वह दिन की शुरुआत राजमहल के झरोखे में खड़े होकर रियाना को दर्शन देने से करता था और उसने शहंशाही की एक झलक पाने के लिए लोग हर रोज़ बड़ी तादाद में इकट्ठा होते थे और ज़रूरी होता था कि उसी समय वे अपनी अर्जियाँ उसके सामने पेश करते थे और इन अर्जियों को या तो मौके पर निपटा लिया जाता था या दर्शन के तुरंत बाद लगाए गए दरबारी आम या खुले दरबार में इन कार्रवाइयाँ की जाती थी और फिर इसमें दरबारी आम मध्याह्न तक चलता था, जिसके बाद बादशाह भोजन और विश्राम के लिए हरम में चला जाता था। मंत्रियों के मिलने के लिए अलग अलग समय पर तय हुआ करते थे। गुप्त मंसवेरों के लिए मंत्री आमतौर पर अकबर के गुसल खाने की बजगल में एक कमरे में बुलाए जाते थे और इसी कालांतर से गुप्त मशवरों के कमरे की गुसल खाला कहा जाने लगा और 1580 ईस्वी में अपने साम्राज्य को 12 सूबों में बांट दिया, जिसमें बंगाल, बिहार, इलाहाबाद, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, काबुल, अजमेर, मालवा और गुजरात। हर सूबे में एक एक सूबेदार, दीवान बख्शी, सदर काजी और बाकी अनवीस नियुक्त कर दिया गया और इस प्रकार अंकुश और प्रति संतुलन के सिद्धांत पर आधारित सुशासन की विस्तार सूबों पर किया गया था। तो इस तरीके से अकबर के शासनकाल में राजपूतों के संबंध में देखा जाए तो राजपूतों के साथ अकबर के संबंध में देश के शक्तिशाली राजाओं और शक्तिशाली जमींदारों के प्रति मुगल नीति पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। जब मुगल हुमायूं लौटकर भारत आया तो इसने इन तत्वों को दिल जीतने की सुप्रचारित नीति आरंभ की थी। अबुल फजल कहता है कि जमींदारों को खुश करने के लिए उसने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जैसे उदाहरण के तौर पर कि भारत के एक बहुत बड़े जागीरदार जमाल खां मेवाती हसन खां मेवाती का चचेरा भाई जो हुमायूं की अधीनता स्वीकार करने के बाद बादशाह ने जमाल खां को सुंदर कन्या से स्वयं विवाह कर लिया और उसकी छोटी बहन की शादी बैरम खां से करवा दी और कालांतर में अकबर ने इस नीति का विस्तार किया। इस तरीके से रहा अकबर ने बादशाह के मन में एक उनके व्यक्तित्व की बहुत अच्छी छाप पड़ी। मतलब कि जब आमिर का राजा भारमल उनके दरबार में आया हुआ था तो अकबर के गद्दी में बैठते ही साथ जब वह एक पागल हाथी के भय से लोग इधर उधर भाग रहे थे तब उस समय भारमल की जो अगुवाई में राजपूत दृढ़ता से साथ वहां डटे रहे। 1562 में अकबर अजमेर जा रहा था तो मालूम हुआ कि स्थानीय मुगल सूबेदार भारमल को परेशान कर रहा है। भारमल ने व्यक्तिगत रूप से अकबर से मिलकर उसके प्रति अपना सम्मान प्रकट किया और अपनी छोटी लड़की हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ कर अपनी संधि को पुख्ता किया। मुसलमान शासकों और हिंदू राजाओं की बेटियों के बीच विवाह की कोई असामान्य बात नहीं थी। 14वीं और 15वीं सदियों में देश के विभिन्न भागों में ऐसे कई विवाह हुए जिनका जिक्र ऊपर देखा गया है। जोधपुर के शक्तिशाली राजा मालदेव ने अपनी बेटी बाई कनका का विवाह गुजरात के सुल्तान महमूद से तथा लालबाई का विवाह सूर बादशाह बाइस्लाम शाह से किया। खुद भारमल ने अपनी बड़ी लड़की का विवाह हाजी खां का चांद से कर दिया था और इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद अलवर का वास्तविक शासक बन गया था। इसने अधिकांश विवाहों के फलस्वरूप संबंधित परिवारों के बीच
कोई स्थिर व्यक्तिगत संबंध कायम नहीं हो पाया और जिन लड़कियों का इस तरह विवाह कर दिया जाता था वे आमतौर पर अपने ससुराल की ही होकर रह जाती थी, वे कभी मायके नहीं लौटती थी। अकबर ने इसे कुछ भिन्न नीति अख्तियार की और अपनी हिंदू पत्नियों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता दी और उनके माता पिताओं और सगे संबंधियों को सरदारों के जमात में सम्मानजनक स्थान दिया और भारमल को एक बड़ा सरदार बना दिया गया और उसका बेटा भगवान दास 5000 दर्जे पर पहुंच गया तथा उसने पोते मानसिंह को तो अकबर के सबसे ऊंचा 7000 दर्जा दे ही दिया, लेकिन यह दर्जा अकबर के केवल एक और सरदार को दिया गया था। वह था अजीत खां कूका, जो उसका दूध भाई था, और अकबर ने कछवाहा शासकों से अपने विशेष संबंध उसी तरह से परिचय दिया और इस तरीके से यह व्यवस्था चली। अकबर ने मैत्री संबंधों की शर्त के तौर पर वैवाहिक संबंधों पर जोर नहीं दिया। रणथंभौर के हाड़ाओं के साथ उसका कोई वैवाहिक संबंध नहीं था, फिर भी उस अकबर सदा उनका सम्मान करता था। इस तरीके से सुरजन हाड़ा को गड़ा कटंगा की जिम्मेदारी सौंप दी गई, जो कि तरक्की के 2000 दर्जे तक पहुंच गए। तो जरूरी नहीं था कि अकबर ने अगर राजपूतों से विवाह किया है तो वह कंपलसरी था, वह वैसे भी एक सहिष्णु व्यवहार करता था। तो इस तरीके की स्थिति रही है। अकबर की राजपूत नीति के साथ उसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति जो है वह सुखद संयोग थी। 1564 में उसने जजिया कर उठा दिया और उसने उलमा लोग कभी कभी गैर मुसलमानों को अपमानित करने के लिए उसका दुरुपयोग भी करते थे, उन्हें गलती से मुस्लिम सर्वोच्चता और प्रभुत्व का प्रतीक मान लिया। अकबर में तीर्थ कर इसने पहले ही समाप्त कर दिया गया था। इस तरह से युद्धबंदियों की जबरदस्ती मुसलमान बनाने के चलन को भी उसके द्वारा समाप्त कर दिया गया। जैसलमेर और बीकानेर के राजाओं ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और एकमात्र मुगल प्रभुता स्वीकार न करने का अड़ा हुआ था मेवाड़, जो कि चित्तौड़ और उसके आसपास के मेवाड़ इंदानों में मुगल प्रभुत्व के अधीन आ गए और उन्होंने उदयपुर और पहाड़ी इलाकों में मेवाड़ के बृहत्तर भाग थे जो राणा के नियंत्रण में थे। 1572 ईस्वी में राणा उदय सिंह का बेटा राणा प्रताप गद्दी पर बैठा और अकबर ने एक के बाद एक कई दूत मंडल भेजकर राणा को इस बात के लिए राजी करने की कोशिश की कि वह मुगल प्रभुता को स्वीकार कर ले और व्यक्तिगत रूप से बादशाह बन बैठे, और इसमें दूत मंडलों में एक का नेता स्वयं मानसिंह था। 1576 के आरंभ में अकबर अजमेर पहुंचा हुआ था और मानसिंह को 5000 की एक फौज लेकर राणा पर आक्रमण करने का काम सौंपा था। इस हमले के खिलाफ पूर्वानुमान करते हुए राणा ने चित्तौड़ के आसपास पूरे इलाके को उजाड़ दिया और मुगल फौज वहां पहुंचे तो कोई रसद पानी ना मिल पाया और उसने पहाड़ियों में पड़ने वाले सभी दर्रों को नाकेबंदी कर दी और राणा की तत्कालीन राजधानी कुंभलगढ़ तक जाने का रास्ते पर पड़ने वाली तंग घाटी में, जो हल्दी घाटी के नाम से जानी जाती थी, दोनों पक्षों के बीच घमासान युद्ध हुआ और राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के द्वारा हकीम खां सूर के द्वारा किया गया था। भीलों से राणा ने अच्छा मैत्री संबंध स्थापित कर लिया और इस सेना में भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। राणा की सेना 3000 सैनिकों को होने का एक अनुमान इसके अंतर्गत आता है। राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी, जिसमें छापामार युद्ध का सहारा लिया और हल्दी घाटी के पराजय से राणा ने स्वतंत्रता संघर्ष के संकल्प में कोई कमी नहीं आई, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए वह लड़ रहा था वह पहले ही समाप्त हो चुका था और अधिकांश राजपूत राज्यों ने मुगल प्रभुता को स्वीकार कर लिया था। अकबर और राजपूत राज्य की सहायता के बिना वह अकेले दुर्धर्ष मुगल साम्राज्य के सामने सिर झुकाकर खड़े रहने का राणा का संकल्प राजपूत शौर्य और अपने प्रिय सिद्धांतों के त्याग और बलिदान के मार्ग के अनुसरण की एक उज्ज्वल गाथा है। राणा ने छिटपुट तौर पर छापामार लड़ाई की पद्धति अपनाई और दक्कनी सेनापति मलिक अंबर और शिवाजी से निकाल लिया। अकबर और राणा प्रताप के संघर्ष पर विशद वर्णन आवश्यक नहीं और कुछ समय तक अकबर ने राणा पर बहुत अधिक दबाव डाले और मुगलों में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही आदि राज्यों में मेवाड़ के अधीन उसके मित्र थे जिन्होंने राणा का समर्थन किया और खूब तबाही मचाई। मुगल सेना की एक जंगल से दूसरी जंगल की एक घाटी से दूसरी घाटी में उसका पीछा करती रही और मुगलों ने कुंभलगढ़ और उदयपुर दोनों पर कब्जा कर लिया और राणा को अकथनीय विपत्तियां झेलनी पड़ी, परंतु भील सरदारों के समर्थन के बल पर वह डटा रहा और इसी बीच अकबर के अन्यंत्र व्यस्त हो जाने के कारण राणा पर मुगलों का दबाव कम हो गया और बंगाल और बिहार में अकबर द्वारा किए गए कुछ सुधारों के खिलाफ 1579 ईस्वी में विद्रोह भड़क उठा और गड़बड़ी के फायदा उठाने पर अकबर का एक पोषक भाई मिर्जा हकीम भी पास में पंजाब में आकर घुस गया। इस तरीके की स्थिति को उठाकर राणा प्रताप ने अपने कई प्रदेशों को फिर से कब्जा कर लिया और कुंभलगढ़ चित्तौड़ के आसपास के इलाके भी इसमें शामिल थे।
अकबर की राजपूत नीति मुगल साम्राज्य और राजपूतों दोनों के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। राजपूतों से मित्रता के फलस्वरूप मुगल साम्राज्य को भारत के सबसे दुर्धर्ष योद्धाओं की सेवा प्राप्त हुई और साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने और उसका विस्तार करने के लिए राजपूतों की जो अविचल निष्ठा भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस मित्रता के कारण राजस्थान में शांति स्थापित हुई और राजपूत लोग अपने वतन के बारे में निश्चित रहकर देश के दूर दूर हिस्सों तक काम कर सकते थे और शाही सेवा में भर्ती किए जाने पर राजपूत राजा बहुत ऊंचे पदों पर पहुंचने लगे। जैसे उदाहरण के तौर पर आमेर के भगवान दास को लाहौर का संयुक्त सूबेदार बनाया गया और उसके बेटे मानसिंह को काबुल का सूबेदार बनाया गया। अकबर की राजपूत नीति ने उसके उत्तराधिकारी जहांगीर और शाहजहां ने भी जारी रखा और जहांगीर की माँ एक राजपूत राजकुमारी थी और स्वयं जहांगीर ने भी कच्छवाहा कुल की एक कन्या के साथ और जोधपुर की राजकुमारी के से शादी की हुई थी। जैसलमेर और बीकानेर के राजघरानों की राजकुमारियां भी उससे ब्याही हुई थी और उस राजघरानों में राजाओं को जहांगीर से उच्चतम सम्मान दिया। जहांगीर की मुख्य उपलब्धि यह थी कि उसने मेवाड़ के साथ चले आ रहे लंबे झगड़े को ख़त्म कर दिया और राणा प्रताप के बाद उसका बेटा अमर सिंह गद्दी पर बैठा। अकबर ने अमर सिंह ने अपनी शर्तें मनवाने के लिए कई बार उसके खिलाफ सेना भेजी और 2 अवसरों पर या तो मुगलों सेना का नेतृत्व स्वयं जहांगीर ने किया, लेकिन उसे कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। 1605 में गद्दीसीन होने के बाद जहांगीर ने तत्परता से कार्यवाही की और एक के बाद एक 3 आक्रमण किए, लेकिन इनमें राणा का संकल्प नहीं डिगा। 1613 ईस्वी में आक्रमण का निर्देशन करने पर जहांगीर खुद अजमेर पहुंच गया। शाहजादे खुर्रम यानी जो बाद में शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसने मेवाड़ के पहाड़ी इलाकों पर आक्रमण करने के लिए एक बड़ी सेना के साथ भेजा गया। मुगल सेना के भारी दबाव, आवाही की भयंकर तबाही और खेतीबाड़ी की बर्बादी के कारण आखिर परिस्थिति पलटा खाया और बहुत से सरदार मुगलों से जा मिले और बाकी ने राणा को सुलह के लिए दबाव डाला। राणा के बेटे करण सिंह को जहांगीर के दरबार में भेजने का निश्चय किया गया और राजकुमार दरबार में पहुंचा तो उसका सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया और जहांगीर ने गद्दी पर उठकर सरदार दरबार में उसे गले लगा लिया और उसे उपहारों से लाद दिया और राणा की प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए जहांगीर ने यह आग्रह छोड़ दिया कि वह स्वयं उसके समक्ष उपस्थित होकर उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित किया। तो इस तरीके की ये मुगल साम्राज्य के बारे में है। अब हमारा जो 14वां लेक्चर आता है, मतलब अध्याय आता है दक्कन तथा दक्षिण भारत के बारे में, तो इसके संदर्भ में पढ़ते हैं।